ये है हमारा इंडेक्स और इसके अंदर सबसे पहले है सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, फिर जॉइंट फैमिली, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ कर्ता, एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ग्राउंड ऑफ मेंटेनेंस, पेंडेंस इलीड, परमानेंट एलिमनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड, नेचुरल गार्डियन, दो बार नेचुरल गार्डियन क्यों है आगे चल के हम देखेंगे, डी फैक्टो गार्डियन, एडॉप्शन, फैमिली कोड, प्रोसीडिंग इन कैमरा, गेन्स ऑफ लर्निंग, डॉक्ट्राइन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, एस्टेट और डिपेंडेंट्स, पार्टीशन अंडर हिंदू लॉ, फिर हिंदू वुमेंस प्रॉपर्टी राइट। तो ये सारे टॉपिक्स होने वाले हैं जो कि हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। तो हिंदू धर्म इज़ द वन ऑफ द एंशंट system of jurisprudence. Hindu law is the enforceable part of dharma. Laws are necessary for peace. हिंदू लॉ क्या है तो धर्म पे बेस्ड है या सिस्टमेटिक है, एंशंट है बहुत ज़्यादा। देखिए जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो तो आपको खुद से ही लिखना होगा। फिर उसके बाद में आएगा सोर्सेज। सोर्सेज मीन्स द पॉइंट ऑफ बिगिनिंग। तो सोर्सेज का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ बिगिनिंग, यानी कि जहाँ से शुरुआत हुई है। सोर्स ऑफ हिंदू लॉ मीन्स द थिंग फ्रॉम विच प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ आर इमर्ज्ड, यानी कि वो आए कहाँ से है। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले है एंशिएंट सोर्सेज, फिर उसके बाद है मॉडर्न सोर्सेज। अब देखते हैं एंशिएंट सोर्सेज में क्या आता है। तो सबसे पहला है श्रुति। श्रुति लिटरली मीन्स विच वॉज हर्ड, यानी कि जो सुना गया उसे कहते हैं श्रुति। श्रुति मीन्स वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड, यानी कि जो गॉड की वर्डिंग है वो आती है श्रुति के अंदर। दे आर सपोज टू बी डिवाइन अनअटरेंस फाउंड इन 4 वेदास, 6 वेदांगास, 18 उपनिषद। तो 4 वेद है, 6 वेदांगनास है और 18 उपनिषद है। प्रैक्टिकली दीज आर हैविंग नो लीगल वैल्यू, यानी कि इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। इसके बाद आती है स्मृति। स्मृति लिटरली मीन्स विच वॉज रिमेंबर्ड, यानी कि जो याद रखा गया वो आएगा स्मृति के अंदर। स्मृति इज रिकलेक्शन ऑफ ऋषिज हैंडेड डाउन रिटन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो कि याद किया गया और लिखा गया ऋषिज के द्वारा। मनु इज़ द सुप्रीम अर्लीस्ट स्मृति, मतलब मनु सबसे ज़्यादा सुप्रीम है और इनकी सबसे पुरानी स्मृति है। द मेन स्मृतिज आर मनु, यज्ञवाल्का, नारद। ये 3 जो है तो वो मेन स्मृतिज है। अब कमेंट्रीज क्या होती है, तो कमेंट्रीज ऑल द स्मृतिज डिड नॉट एग्री विद वन अनदर इन ऑल देयर रिस्पेक्ट इट लीड टू कमेंट्रीज। तो देखिए विवाद तो हो गई, तो जहाँ पर क्लैश ऑफ थिंकिंग है तो वहाँ पर आती है कमेंट्रीज। कमेंट्रीज आर कंसिडर्ड एज मोर अथॉरिटिव। तो इसमें है 2 एग्जाम्पल दी गई है। सबसे पहले मिताक्षरा और दयाभागा, ये दोनों स्कूल्स भी है हमारे हिंदू लॉ के। फिर उसके बाद में पुराण आर द कोड्स विच वेयर एक्सप्लेन लॉ बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो पुराण के अंदर क्या है, कोड्स है जो कि एक्सप्लेन करता है लॉ को एग्जाम्पल देकर। तो इसमें 2 पुराण के एग्जाम्पल दी गई है। सबसे पहले शिव पुराण और उसके बाद विष्णु पुराण। उसके बाद आते हैं हमारे मॉडर्न सोर्सेज। मॉडर्न सोर्सेज में सबसे पहला सोर्स है जुडिशियल डिसीजन। देयर इज़ एक्चुअली नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ, इट इज़ एक्चुअली नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ बिकॉज द ड्यूटी ऑफ द जज इज़ ओनली टू इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग लॉ। तो देखिए ये क्या है, सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि ये एक ड्यूटी है जज की कि वो इंटरप्रेट करे और एक्सप्लेन करे जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको। बट ऑल्सो इट हैज़ बाइंडिंग फोर्स, लेकिन उसका बाइंडिंग फोर्स भी होता है। दिस सोर्स इंक्लूड डिसीजन ऑफ प्रीवी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो जुडिशियल डिसीजन के अंदर क्या आता है, प्रीवी कोर्ट का ये प्रीवी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस आते हैं इसके अंडर में। उसके बाद में आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट विच डिक्लेयर मॉडिफाई द रूल ऑफ एंशिएंट हिंदू लॉ कंस्टिट्यूट न्यू सोर्स ऑफ लॉ। तो देखिए जब भी लेजिस्लेटिव क्या होता है, तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है और वो लॉ पास हो गया तो वो आएगा लेजिस्लेचर के अंदर में। इफ़ पर्सन कमिट मर्डर टुडे देन ही विल नॉट बी पनिश्ड बाय एंशिएंट हिंदू क्रिमिनोलॉजी बट बाय आईपीसी। देखिए अगर कोई अब भी मर्डर करता है तो ये आईपीसी तो चलो पुराना हो गया है, इसके जगह आ गया है हमारा BNS। तो अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उसको हमारे BNS के हिसाब से सज़ा होंगी, ना कि पुराने वाले जो था क्या था हमारे एंशिएंट हिंदू लॉ, तो उस हिसाब से नहीं होंगी। तो इसके एग्जांपल में आपको लिखना है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। उसके बाद अगला सोर्स है हमारे मॉडर्न सोर्स के अंदर जस्टिस
इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। अब ये क्या है, व्हाट would be most fair and equitable in the opinion of judge would be decided in particular cases। अब केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या उसके फैक्ट है, क्या उसमें चल रहा है, तो ये सारे चीज़ देखते हुए हमारे जज डिसाइड करेंगे कि क्या करना है केस के अंदर। अब केस लॉ एक डिस्कस करते हैं, गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई। इसमें क्या हुआ था जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन द अब्सेंस ऑफ क्लियर शास्त्रिक टेक्स्ट कोर्ट में डिसाइड केस ऑन जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो अगर टेक्स्ट नहीं है तो कोर्ट क्या करेंगी, कोर्ट जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के बेसिस पे अपना डिसीजन देंगी। फिर उसके बाद आता है कस्टम। कस्टम इज़ पेरेंट ऑफ पर्सनल लॉ इन ईच कंट्री। ये तो हम सब जानते हैं कि कस्टम से ही शुरुआत होती है। इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेक्स्ट ऑफ स्मृति एंड कस्टम्स देन कस्टम विल प्रीवेल। तो अगर स्मृति और कस्टम्स के बीच में अगर कुछ क्लैश होता है तो कस्टम प्रीवेल करेगा। और अकॉर्डिंग टू मनु, इममेमोरियल कस्टम इज ट्रांसीडेंट लॉ। एग्जाम्पल डाउरी, सती। देखिए कुछ कस्टम्स ऐसे भी होते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सभी कि सती के अंदर में पहले अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ को भी सती पे चढ़ा दिया जाता था, लेकिन अब वो नहीं है क्योंकि वो इन ह्यूमन ट्रीटमेंट होता था इस वजह से। तो कस्टम भी कभी कभी लेजिस्लेशन क्या करता है, कस्टम के भी ऊपर आ जाता है। फिर एसेंशियल ऑफ वैलिड कस्टम। वैलिड कस्टम के लिए एसेंशियल क्या क्या है, सबसे पहले तो वो रीज़नेबल होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा सती के केस में वो रीज़नेबल नहीं था। इममेमोरियल होना चाहिए यानी कि आनंदी होना चाहिए। और फिर उसके बाद में कंटिन्यू यानी कि कंटिन्यू शुरू से ही होना चाहिए, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है वो, वही चीज़ होनी चाहिए। सर्टेन होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी को उसने अपोज नहीं करना होना। फिर उसके बाद कन्फर्म विथ स्टैट्यूट। फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, जूरिस्प्रूडेंस, डिवाइन अटरेंस, इममेमोरियल, ट्रांसीडेंट, इनैक्टमेंट, एंशिएंट एक्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। चलो ये तो समझ लो, तुमको लिखना नहीं पड़ेगा इन्हें, तो ये ऐसे के ऐसे लिख कर मत आ जाना एग्ज़ाम के अंदर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली, हिंदू धर्म इज़ वन ऑफ द एंशंट धर्म ऑफ द वर्ल्ड। हिंदू धर्म क्या है, सबसे वन ऑफ द एंशंट धर्म है। इट हैज़ मैनी फीचर्स विच आर नॉट फाउंड इन अनदर रिलीजन। काफ़ी सारे इसमें फीचर्स है जो कि दूसरे रिलीजन में नहीं पाए जाते। जॉइंट फैमिली इज़ यूनिक फीचर ऑफ हिंदू रिलीजन, बट इट इज़ बैड थिंग दैट नाउ अडेज इट लॉस्ट इट्स वैल्यू। लेकिन आजकल हम तो देखते हैं हमारे दो जॉइंट फैमिली का कोई कंसेप्ट ही बचा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जॉइंट फैमिली हमारे को सिलेबस में देवा है तो पढ़ना तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉइंट फैमिली क्या होता है। जॉइंट फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ काइंड्स ऑफ सेवरल जनरेशन रूल्ड बाय अ हेड इन विच देयर इज जॉइंट रेसिडेंस, प्रॉपर्टी एंड हुज मेंबर्स आर बाउंड विद ईच अदर बाय म्यूचुअल ऑब्लिगेशन। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, काइंड ऑफ सेवरल जनरेशन होती है, उसके अंदर रूल्ड बाय अ हेड, किसी हेड से वो रूल किया जाता है जो कि जॉइंट रेसिडेंस में रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है और उसके मेंबर बाउंड रहते हैं एक दूसरे से म्यूचुअल ऑब्लिगेशन के साथ। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है या बताया है क्या है जॉइंट फैमिली। वी कॉल अ फैमिली अ जॉइंट फैमिली विच हैज़ अ ग्रेटर जनरेशन डेप्थ, एग्जाम्पल 3 or more than the nuclear family and the members of which are related to one another by property, इनकम एंड म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो ये बताया है क्रेव जी ने। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे जॉइंट फैमिली के, तो काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले है जॉइंट रेसिडेंस। जॉइंट फैमिली इज़ द लिविंग ऑफ सेवरल फैमिलीज इन वन हाउस। एक ही घर के अंदर रहते हैं। इन दिस फादर, सन्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर। सारे लोग एक साथ में रहते हैं। उसके बाद में जॉइंट किचन, अनलेस एंड अनटिल वन किचन डिफरेंट फैमिलीज कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ जॉइंट फैमिली इवन इफ दे लिव इन वन हाउस। अगर देखो एक ही घर में रहते हैं लेकिन उनके खाना बनाना अलग अलग है सबका, तो वो अलग अलग माना जाएंगे, जॉइंट फैमिली में नहीं आएगा वो। द फूड फॉर ऑल मेम्बर्स कुकड इन वन किचन, एक ही किचन के अंदर सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए खाना बनना चाहिए। द मोमेंट द किचन इज सेपरेटेड द जॉइंट फैमिली सीजेस टू एग्जिस्ट, यानी कि जिस टाइम पे भी उनका किचन जैसे ही अलग हुआ तो समझ लेना पड़ेगा कि वो जॉइंट फैमिली नहीं रही है। जॉइंट प्रॉपर्टी, इन एडिशन टू जॉइंट रेसिडेंस अ कंबाइंड किचन देयर मस्ट बी जॉइंट प्रॉपर्टी, उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी होना चाहिए। अ जॉइंट फैमिली द ओनर, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द वेल्थ टेक प्लेस इन अ जॉइंट बेसिस, जॉइंट बेसिस पे उनका ओनरशिप, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन होता है वेल्थ का।
फिर द हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली इज़ लाइक a trustee who manages the property of the family with a view to benefit the members of the family. तो एक जो हेड होता है फैमिली का, तो वो चाहता है कि वो ट्रस्टी के जैसे एक्ट करता है और वो प्रॉपर्टी को मैनेज करता है फैमिली के बेनिफिट के लिए. करता मेक्स प्रॉपर यूज़ ऑफ इट ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन. करता, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, करता कौन रहता है. तो करता कौन रहता है? हेड ऑफ द फैमिली रहता है, जो कि प्रॉपर यूज़ करता है ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली मेम्बर्स. ठीक है. अथॉरिटी इन अ जॉइंट फैमिली देयर इज़ द रूल ऑफ द हेड. ठीक है, जो हेड है वो रूल करेगा. बट द प्रैक्टिस देयर इज़ लव देन कमांड. करता कीप्स इन माइंड द नीड ऑफ ऑल मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज देम अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी. उनके एबिलिटी के हिसाब से वो उनको क्या करता है? एम्प्लॉय करता है. उसके बाद मेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली. क्या क्या मेरिट्स है? For the most of workers have lived away from their ancestral home. Again, due to rise in the cost of living and diminishing the value of money, very few are in position to carry the burden of a joint family. तो जॉइंट फैमिली का बर्डन, अरे यार ये मेरिट्स में लिखना था, ये डी मेरिट्स क्यों बता रहा है? इन विलेज एजुकेटेड यंग मैन आर गोइंग टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वाइट कॉलर जॉब्स. वाइट कॉलर जॉब्स क्या होती है? जिसके अंदर हमें मजदूरी नहीं करना पड़ती, वो वाले जॉब्स आते हैं वाइट कॉलर जॉब्स के अंदर में. इन सिटीज़ स्मॉल रेसिडेंट्स हाई रेंट्स आर हाई प्राइस. अरे देखो यार, सीधी सीधी बात है, ये मेरिट्स की जगह यहाँ पे डी मेरिट्स होना चाहिए था. सर ने मेरिट्स लिख दिए, लेकिन अब ठीक है. तो क्या क्या डीमेरिट्स है? सबसे पहले तो ये कम होते जा रहा है क्योंकि मनी की प्रॉब्लम होती है. फिर उसके बाद एजुकेशन की प्रॉब्लम होती है, एजुकेशन लेने के लिए लोग बाहर चले जाते हैं. फिर उसके बाद रेसिडेंस की प्रॉब्लम होती है. सिटीज़ के अंदर आपने देखा होगा इतने छोटे छोटे से घर होते हैं और उसके अंदर में काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो वो रेसिडेंस की एक प्रॉब्लम है, नहीं रह सकते एक साथ में. फिर इट क्रिएट्स थ्रेट टू अ जॉइंट फैमिली. अब देखते हैं इसके मेरिट्स क्या है. तो सबसे पहले तो इकोनॉमिकल. द जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ प्रूव द वेरी एडवांटेजियस इंस्टीट्यूशन फॉर द इकोनॉमिकल व्यू पॉइंट. इट प्रिवेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग डाइवर्टेड. किसी और को जाने के लिए इसे मतलब बचाता है, किसी और को बेसिकली ट्रांसफ़र नहीं होती है प्रॉपर्टी. होती है पर समझो यार, लैंड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम सब डिवीज़न एंड फ्रेगमेंट. जो अपना लैंड है, सपोज़, अरे क्या हो गया, ये लैंड है, उसके अब डिवीज़न होने से बचता है. फिर उसके बाद में लैंड व्हेन अनडिवाइडेड असिस्ट इन इकोनॉमिकल प्रोडक्शन बढ़ता है हमारे इकोनॉमी का. मतलब वही उनके फैमिली का बढ़ेगा तो स्टेट का बढ़ेगा, स्टेट का बढ़ेगा तो हमारे कंट्री का बढ़ेगा. इन अ जॉइंट एग्रीकल्चरल फैमिली द मेल मेंबर्स डू सच वर्क एज फ्रोइंग, सोइंग एंड इरिगेशन. तो जॉइंट एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली में क्या करते हैं? तो जो फ्रोइंग करते हैं, बोना करते हैं, इरिगेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं. वुमेन असिस्ट देयर हार्वेस्ट, चिल्ड्रन ग्रेज देयर कैटल्स एंड कलेक्ट फ्यूल्स एंड मैन्योर. वुमेन क्या करती है? हार्वेस्ट करती है. चिल्ड्रन क्या करते हैं? ग्रेज करते हैं कैटल को, यानी कि चराते हैं कैटल्स को, और कलेक्ट करते हैं फ्यूल. ठीक है. In this way, the cooperation of all members help to save money which would otherwise be paid to a laborer. तो जो लेबर कॉस्ट होती है वो बच जाती है क्योंकि सारे फैमिली के मेंबर्स कोऑपरेट करते हैं उसके अंदर. फिर प्रोटेक्शन. जवाहरलाल नेहरू जी शायद से ये क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ जॉइंट फैमिली इज़ एन इंश्योरेंस फॉर द फैमिली मेम्बर्स विच हैव कैरिड अ गारंटी फॉर दोज हु आर मेंटली एंड फिजिकली वीक. तो जो मेंटली और फिजिकली वीक है उनकी बहुत बड़ी सहायता हो जाती है इसके अंदर में. In times of crisis, the joint family can provide assistance to the children, the old, the insane, the widow and the helpless. तो joint family के अंदर assistance provide हो जाती है childrens को, old members को, insane यानी कि जो मानसिक तौर पर कमज़ोर है, जो widows है यानी विधवा है, जो helpless है तो उनको. The joint family is capable of providing much assistance at such time as pregnancy, sickness, etc. तो pregnancy के टाइम, sickness के टाइम joint family में बहुत बहुत सहायता हो जाती है. If a person dies, his wife and children are looked after properly in joint family. तो अगर किसी person की मौत हो जाती है तो उसके wife की और उसके children के ख्याल properly लिया जाता है joint family के अंदर. Means of recreation. तो the joint family is one of the best means of recreation. A stimulating atmosphere is created by taking of the children, love between brother and sister, mother love and blessing of the elders and the fun of the other family members. तो देखिए, सब एक साथ में रह रहे हैं तो सब मोहब्बत के साथ में रहते हैं. चिल्ड्रन और भाई बहनों के बीच में बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, माँ का प्यार मिलता है, बड़ों का प्यार मिलता है. तो
मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है ये. इन दिस वे द जॉइंट फैमिली ऑल्सो नेचुरली टेक्स ओवर द रोल ऑफ अ क्लब. एक क्लब की तरह काम करता है हमारा जॉइंट फैमिली. उसके बाद डेवलपमेंट. इन दिस वे जॉइंट फैमिली सिस्टम मेक्स पॉसिबल द आइडियल डेवलपमेंट ऑफ गुड क्वालिटीज़ ऑफ मैन. अब जब इतने सारे लोग हैं तो बेसिक सी बात है, कोई ना कोई रोक टोक करेंगे ही, गलत कामों से रोकेगा, तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा गुड क्वालिटीज़ ऑफ मैन का. ऐसा नहीं है, इक्वालिटी का ज़माना है, वुमेन भी होंगी. इन द जॉइंट फैमिली यंग मैन एंड वुमेन लर्न द लेसन जेनरोसिटी, पेशेंस, सर्विस, कोऑपरेशन एंड ओबीडियंस. तो ये सारी गुड क्वालिटीज़ आती है हमारे अंदर में. अ सेंस ऑफ सेक्रीफाइस रिप्लेस सेल्फिशनेस इन द ईच मेंबर ऑफ द फैमिली. तो सेल्फिशनेस हो जाता है तो वो रिमूव हो जाता है एक के अंदर से जब वो जॉइंट फैमिली में रहता है. कोऑपरेशन होता है फैमिली के बिटवीन, मतलब फैमिली के अंदर. इन द जॉइंट फैमिली कोऑपरेशन, इकोनॉमी एग्जिस्ट, कल्चरल यूनिटी एंड एन एसोसिएशन फीलिंग एग्जिस्ट अमंग द मेंबर्स. देयर कैन बी much economy in expenditure since a large saving can be made in the payment of rent and cooking in a large family unit. The joint family has been called an ideal center of cooperation and mutual aid. अब demerits क्या है जॉइंट फैमिली सिस्टम के? सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन इन डेवलपमेंट. द डिफेक्ट ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ द हिंडरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ इट्स मेंबर. इन द जॉइंट फैमिली द हेड ऑफ इज़ द एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटर. तो जो हेड होता है वो क्या है, एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटर होता है. तो दिस इज़ यूजुअली द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु लुक्स अपॉन मैन एंड वुमेन एज चिल्ड्रन इवन दे बिकम मेजर होने के बाद में भी करता जो है वो ही देखता है. तो क्या होता है इसकी वजह से, जो डिसीजन बनाने की कैपेसिटी है ना वो डेवलप नहीं होती. इन दिस वे देयर इज़ अ वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ डिपेंडेंस. ठीक है, हम डिपेंड हो जाते हैं उनके ऊपर में. बैड कंडीशन ऑफ वुमेन. अब इतने सारे लोग हैं तो वुमेन की बैड कंडीशन तो होंगी. द बैड कंडीशन ऑफ वुमेन इज ऑल्सो मेजर डिफेक्ट इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम. इन द जॉइंट फैमिली द ब्राइड्स ऑफ द सन्स डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी. उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का उन्हें टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती. दे सर्व एज द एंटायर फैमिली slaves not getting the time to look after even their own children. खुद के बच्चों पर ध्यान देने का समय नहीं मिलता है उन्हें. they hardly even meet their husband during the day. दिन के वक्त वो हार्डली अपने हस्बैंड से मिलते हैं. द प्रेजेंस ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स shames the bride and she cannot even tell her husband anything. अपने शौहर से कुछ भी नहीं कह पाती है बेचारी वो, अफसोस. इन सम केसेस द ऑपरेशन बिकम्स एन इनह्यूमन एंड अनडिज़ायरेबल. मतलब इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो जाता है कभी कभी. ऑपरेशन बिकम या इन सम केस दिस ऑपरेशन, मतलब जो दबाव है ना उन पे बन जाता है तो वो इनह्यूमन एंड अनडिज़ायरेबल हो जाता है. फिर उसके बाद आते हैं कॉन्फ्लिक्ट. अब इतने सारे लोग हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है. वो क्या क्या कहावत है वो के घर में बर्तन है तो वो बजेंगी, तो वो बात आ जाती है. इफ़ द ब्राइड्स अपोज टू द ऑपरेशन if their husband chooses to speak in their favor, the house becomes center of conflict हो जाते हैं. जैसे कि हाँ बेटा अब तो बहू आ गई, अब तू हमारी बात क्यों सुनेगा, अब तो मैडम आ चुकी है, वही तुझे समझाएंगी, वही करेंगी. ऐसे बातें शुरू हो जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है. When the bride talks back to their mother-in-law, they are abused and even beaten by their husband. जो husband होते हैं वो मारने लग जाते हैं, अपनी wife पे अत्याचार करने लग जाते हैं, mother-in-law अत्याचार करने लग जाती है. Hatred and jealousy between the views of brothers can lead to conflict between the brothers. तो hatred और jealousy भाइयों के बीच में तनाव बढ़ जाता है. There is continuous fighting over doings of children. मेरे बच्चे ने तो ये काम नहीं करा, मेरा बच्चा बहुत सही है, मेरा बच्चा कुछ नहीं करता, तुम्हारे बच्चे ने ही छेड़ा है. ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस फाइट हो जाती है बच्चों की वजह से. तो ये भी एक उसका क्या बोलेंगे उसको डीमेरिट है. फिर उसके बाद आता है लेजीनेस. ड्यू टू कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनी पीपल टेक देयर माइंड्स ऑफ देयर वर्क एंड बिकेम कम्प्लीटली लेजी. अब इतनी बड़ी फैमिली है तो उसमें एक आधा तो ऐसे ही होता ही जो कुछ ही काम का नहीं रहता, तो ये आ जाता है उसके अंदर में. फिर मोस्टली इन द जॉइंट फैमिली इट हैपन्स दैट सम पीपल have to exhaust themselves while others lead a life of utter lethargy.
मतलब कुछ लोग होते हैं फैमिली के, जॉइंट फैमिली के, जो कि पूरे अपने आप को एग्जॉस्ट कर देते हैं, और कुछ होते हैं जो कि लेज़ी, पड़ा तो पड़ा, जहाँ पड़ा वहाँ सड़ा, ऐसा काम हो जाता है। अदर डिफेक्ट, और भी कुछ डिफेक्ट है, जैसे कि देखिए ये सब तो है ही, उसके साथ में माइनर माइनर डिफेक्ट भी है, जैसे फैमिली कन्फ्लिक्ट लीड टू लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आ जाते हैं। फैमिली एंड ट्रेडिशंस आर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व इन द जॉइंट फैमिली, कस्टम और जो ट्रेडिशन है उसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है जॉइंट फैमिली के अंदर। ड्यू टू स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओल्ड मैन, द यंगर पीपल डू नॉट गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है जो यंगर पीपल है उनको। यंगर फेल्स टू अडॉप्ट न्यू करंट्स ऑफ थॉट्स, तो नए नए दौर की जो सोच है वो नहीं अपना पाते वो। कंक्लूजन तो देखो आपको अपने दिल से लिख देने हैं, अब इतना सारा एक्सप्लेन कर दिया है तो कंक्लूजन तो आप लिख ही लेंगे। फिर पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ कर्ता की पावर एंड ड्यूटीज़ क्या है। तो देखो यार, मैं है ना, अपना रिवीजन है इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट स्किप कर देता हूँ, ये आप स्टॉप करके पढ़ लेना, या फिर आप कहेंगे अगर तो मैं आपको इसकी पीडीएफ की लिंक दे दूँगा तो वो आप देख लेना। मैनेजर ऑफ कर्ता, अ पर्सन हु मैनेजेस प्रॉपर्टी एंड अफेयर्स टू अ फैमिली इज कॉल्ड मैनेजर। तो जो पर्सन जो कि प्रॉपर्टी को या उसके अफेयर्स को देखता है फैमिली के, तो उसे कहते हैं मैनेजर। मैनेजर मतलब कर्ता, ठीक है। इन केस ऑफ जॉइंट फैमिली ही इज टर्म एज कर्ता, जॉइंट फैमिली के अंदर उसको कर्ता कहते हैं। पोजीशन क्या है इसकी, अ जॉइंट फैमिली इज द फ्यूचर ऑफ हिंदू सोसाइटी, अ कर्ता इज नॉट एन एजेंट बट मोर अ ट्रस्टी। कर्ता क्या होता है, ट्रस्टी होता है, एजेंट नहीं होता। बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम ऑफ दैट ट्रस्टी, लेकिन ये पूरी तरीके से ट्रस्टी भी नहीं है। ही हैज़ द जनरल मैनेजमेंट ऑफ फैमिली, उसके पास क्या है, जनरल मैनेजमेंट है फैमिली का। हु मे बी कर्ता, कर्ता कौन हो सकता है, जनरली सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली बिकम्स अ कर्ता, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो बनता है कर्ता। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स से पूछना, उनके टाइम पे क्या, उनके दादा परदादा वो हुआ करते थे कर्ता, वो ही सारे डिसीजन लेते थे। इट वॉज हेल्ड दैट ओनली को पार्टनर कुड बी द कर्ता, तो जो को पार्टनर है वही कर्ता बनेगा। अ माइनर कैन एक्ट एज कर्ता थ्रू नेचुरल गार्डियन, तो जो माइनर है वो भी कर्ता के जैसे एक्ट कर सकता है, लेकिन उसका कोई नेचुरल गार्डियन भी होना चाहिए। फिर अ विडो और मदर कैन नॉट बी द मैनेजर ऑफ द फैमिली एज पर हिंदू धर्म, हिंदू धर्म के हिसाब से कोई विडो या फिर कोई मदर नहीं हो सकती है मैनेजर फैमिली की। पावर ऑफ कर्ता, कर्ता के अब पावर क्या है, पावर ओवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, द कर्ता हैज़ कंट्रोल ओवर इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सरप्लस मनी ऑफ द फैमिली। तो कर्ता के कंट्रोल है इनकम के ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर, मतलब कि जो पैसे आ रहे हैं उसको कंट्रोल करेगा, फिर खर्चा कितना करना है उसको कंट्रोल करेगा, फिर अगर जो पैसे बच रहे हैं उसका फैमिली में क्या यूज़ करना है वो सारी चीज़ें करेगा। ही हैज़ द पावर टू स्पेंड इनकम फॉर द पर्पज़ ऑफ द फैमिली, फैमिली के पर्पज़ के लिए वो पैसों का इस्तेमाल करेगा, उनकी मेंटेनेंस के लिए, मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए, शरत के लिए, एक्सेट्रा। फिर पावर टू मैनेज बिजनेस, द कर्ता हैज़ द पावर टू मैनेज द जॉइंट फैमिली बिजनेस, ही मैनेज इट विद द हेल्प ऑफ द अदर फैमिली मेम्बर्स, तो दूसरे मेम्बर्स के साथ मिलके वो फैमिली बिजनेस को संभालता है। ही हैज़ पावर ऑफ जनरल सुप्रिटेंडेंस ओवर द बिजनेस, तो उसके पास में पावर है कि वो बिजनेस को चलाए। पावर टू कॉन्ट्रैक्ट, द कर्ता हैज़ पावर टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, गिव रिसिप्ट एंड मेक कंप्रोमाइज रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ फैमिली, तो कॉन्ट्रैक्ट करने का उसके पास में अधिकार है। पावर टू कॉन्ट्रैक्ट डेप्ट, ठीक है। द कर्ता हैज़ इम्प्लाइड अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट डेप्ट फॉर फैमिली पर्पज़ एंड फैमिली बिजनेस, तो वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है डेप्ट का, यानी कि वो किसी और से उधार ले सकता है फैमिली बिजनेस के लिए या फिर फैमिली पर्पज़ के लिए। पावर टू रेफर टू आर्बिट्रेशन, द कर्ता में बी रेफर टू आर्बिट्रेशन एनी मैटर इन्वॉल्विंग जॉइंट इंटरेस्ट ऑफ फैमिली, तो फैमिली का अगर कोई जॉइंट इंटरेस्ट है तो उसको भी रेफ़र कर सकता है वो आर्बिट्रेशन के लिए। फिर पावर ऑफ कर्ता, अरे ये डबल डबल हो गया, पावर ऑफ एक्सपेंडिचर, पावर टू मैनेज बिजनेस, पावर टू कॉन्ट्रैक्ट डेप्ट, पावर टू रेफर टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, क्या था वो, आर्बिट्रेशन, पावर टू कॉम्प्रोमाइज, पावर टू रिप्रेजेंट, पावर ऑफ एलियनेशन ये नहीं देखे हमने, तो द पावर ऑफ कर्ता टू मेक एलियनेशन इज लिमिटेड टू 3 पर्पजेस, नेमली इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ होल फैमिली, अगर पूरी फैमिली डिस्ट्रेस में है तब वो एलिनेट कर सकता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली, फैमिली के बेनिफिट के लिए, फॉर द प्रीवियस पर्पस।
बट द एलिनेशन मस्ट बी मेड विद द कंसेंट ऑफ अडल्ट को पार्टनर, जो कि को पार्टनर है, जो कि एडल्ट है, उनकी कंसेंट लेना चाहिए। फॉर लीगल नेसेसिटी, कोई लीगल नेसेसिटी हो तब। फॉर बेनिफिट ऑफ स्टेट, स्टेट की बेनिफिट के लिए, ठीक है। अब ड्यूटी क्या है कर्ता की? ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट, जो अकाउंट है उसको संभालेगा। ही इज़ नॉट लाइबल टू अकाउंट हिज पास्ट डीलिंग, जो पास्ट में डीलिंग्स है उसके लिए वो उसको बताने के लिए वो लाइबल नहीं है। ड्यूटी टू रिलीज डेब्ट, अगर उसके ऊपर कोई वो है कर्जा है तो वो कर्जा चुकाएगा। फिर उसके बाद ड्यूटी टू स्पेंड रीजनेबली, जितने खर्चे करने की ज़रूरत है उतना ही खर्चा करना चाहिए। ड्यूटी टू न्यू बिज़नेस, अगर कोई न्यू बिज़नेस फॉर्म हो रहा है उसके अंदर रिस्क है तो वो हिसाब से उसको देख के करना चाहिए। फिर उसके बाद में और भी क्या ड्यूटीज़ है उसकी? टू मेंटेन ऑल मेंबर्स एंड प्रोवाइड पॉसिबल गाइडेंस, गाइडेंस देंगे वो मेंबर्स ऑफ द फैमिली को। टू प्रोवाइड नेसेसिटी टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी करेगा। टू मेक एन एग्रीमेंट फॉर मैरिज डॉटर एंड अदर मेंबर, तो एग्रीमेंट करेगा मैरिज के लिए डॉटर की और अदर फैमिली मेम्बर्स के। टू प्रोटेक्ट ए स्टेट ऑफ फैमिली, फिर उसके बाद क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा स्टेट को, फैमिली की। फिर उसके बाद टैक्सेस और ड्यूज़ पे करेगा। टू अरेंज रिलीजियस सेरेमनी ऑफ फैमिली, जो रिलीजियस सेरेमनीज होती है वो करेगा। फिर टू एक्ट इन गुड फेथ, यानी कि उसने अच्छे के लिए काम करेगा वो फैमिली की। फिर उसके बाद टॉपिक आता है हमारा एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज। तो क्या है? मैरिज इज़ वन ऑफ द एसेंशियल संस्कार ऑफ हिंदू रिलीजन। मैरिज इज़ अ होली यूनियन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजन ड्यूटीज़। मैरिज इज़ ऑल्सो नीड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की भी नीड है और हमारी भी नीड है। तो चलिए स्कोप क्या है इसका? सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज बताता है हमें सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, द होल ऑब्जेक्ट ऑफ द मैरिज इज़, क्यों करते हैं भाई शादी? परफॉर्मिंग रिलीजियस ड्यूटीज़, रिलीजियस ड्यूटी है ये। लीगलाइजिंग सेक्शुअल रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारे सेक्शुअल रिलेशनशिप है उसको लीगलाइज करने के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को ये सॉरी प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चे पैदा करने के लिए। एसेंशियल ऑफ मैरिज, तो मैरिज के एसेंशियल क्या है? सबसे पहला एसेंशियल है मोनोगैमी, यानी कि सिंगल मेल, यानी कि सिंगल हस्बैंड और सिंगल वाइफ, इन दोनों से ही होगा। अनलाइक मुस्लिम्स जिसके अंदर में 4 शादी अलाउड है, हिंदू के अंदर में ऐसे नहीं है, ठीक है, समझ गए। साउंडनेस ऑफ माइंड, माइंड की साउंडनेस, एड़े बावली की शादी नहीं करा सकते। एज ऑफ पार्टीज़, पार्टीज़ की एज होना चाहिए शादी करने लायक। बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर में नहीं आना चाहिए। अब ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है ये हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। प्रोहिबिटेड बियॉन्ड सपिंडर रिलेशनशिप, सपिंडर रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहिए उसने। अब ये भी क्या है ये भी डिस्कस करेंगे, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। चलो मोनोगैमी क्या होता है? सेक्शन 5 क्लॉज 1 बताता है हमें मोनोगैमी, नाइदर पार्टी शुड हैव स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि चाहे हस्बैंड हो, यानी कि सॉरी चाहे मेल हो या फीमेल हो, इसका ऑलरेडी कोई पार्टनर एग्जिस्टेंस में नहीं होना चाहिए जब शादी कर रहे हैं तब। अरे यार ये हटाओ, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोशल ऑर्डर, इट प्रोहिबिट्स पॉलीएंड्री, ठीक है। इन दिस कंडीशन नॉट फुलफिल्ड मैरिज बिकम्स वॉइड अंडर सेक्शन 11। अगर मोनोगैमी आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो मतलब आप बेसिकली बायगैमी कर लेते हैं तो मैरिज क्या है वॉइड हो जाती है सेक्शन 11 के अंडर में। पार्टीज टू बायगस मैरिज आर ऑल्सो पनिश्ड अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। अब तो बीएनएस में क्या है आप कमेंट करके बताइए कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा। केस लॉ देखते हैं, राकेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। फैक्ट ऑफ द केसेस में क्या हुआ? पर्सन मैरिड अ गर्ल deceptively. After few months, the fact was disclosed that he was already married. इसमें क्या था? एक पर्सन था राकेश यादव, तो ये पहले से ही शादीशुदा था, इसने फिर भी एक शादी कर लिया था। His ex-wife was living एट द टाइम ऑफ हिज सेकेंड मैरिज, उसकी जो एक्स वाइफ थी वो जिंदा थी, लिविंग थी सेकेंड मैरिज के टाइम पे। तो इसमें जजमेंट क्या आया? इट वॉज हेल्ड दैट एज पर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट द मैरिज बिकम्स वॉइड। तो जो उसने सेकेंड मैरिज किया ना तो वो वॉइड हो जाएंगी एज पर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। साउंडनेस ऑफ माइंड, सेक्शन 5 क्लॉज 2 बताता है साउंडनेस ऑफ माइंड को। नीदर पार्टी शुड बी इडियट और लुनेटिक एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है, इडियट और लुनेटिक नहीं होना चाहिए।
आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1976 फॉलोइंग आर ऑल्सो इनकेपेबल। तो और भी कुछ लोग जोड़े गए उसमें जो कि इनकेपेबल है मैरिज के लिए। तो सबसे पहले क्या है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर कोई इनकेपेबल है अपनी कंसेंट देने के लिए क्योंकि वो अनसाउंड ऑफ माइंड है तो वो भी नहीं आएंगे उसके अंदर। दो कैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट सफरिंग फ्रॉम सच अ मेंटल डिसऑर्डर दैट कंप्लीटली अनफिट द मैरिज फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि अगर बच्चे नहीं पैदा कर सकते तो भी वो मैरिज वॉइड हो जाएंगी। ठीक है, पार्टीज या वॉइड हो जाएंगी वो मैरिज। ठीक है, पार्टीज हैव बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी और एपिलिप्स। तो इंसैनिटी के दौरे पड़ते या फिर जब कंसेंट ले रहे थे तब वो इंसैनिटी के दौरे में था तो वो टाइम में नहीं चलता। अंडर सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इफ दिस कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल्ड द मैरिज बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। तो जो दूसरी पार्टी है अगर ये सारी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं हो रहा है तो वॉइडेबल मैरिज होंगी, वो आप चाहे तो उसे वॉइड बना सकते हैं। एज ऑफ पार्टी सेक्शन 5 क्लॉज 3 द ब्राइड ग्रूम शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड शुड हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ हर 18 ईयर्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो जो हमारा लड़का है वो 21 साल का होना चाहिए और जो हमारी लड़की है वो होनी चाहिए 18 साल की। At this age, bride and bridegroom have completed physical and mental maturity. Physical और mental maturity आ जाना चाहिए दोनों को भी। Violation of this condition does not make the marriage void, not voidable। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन को फुलफ़िल नहीं होती है तो इसके वजह से मैरिज वॉइड नहीं होंगी, ना ही ये पार्टीज़ पे रहेगा। क्या इससे क्या करना है तो आगे, बट इट रिमेन सस्पेंडेड टिल कंप्लीशन ऑफ द एज। जब तक कि आपकी उम्र नहीं हो जाती तब तक के लिए ये सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है, हाउएवर पार्टीज टू मैरिज पेरेंट्स शैल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट। यानी कि अब माइनर है, माइनर की शादी करा दे रहे तो उनके जो पेरेंट्स रहेंगे, पार्टी के पेरेंट रहेंगे तो वो लाइबल रहेंगे पनिशमेंट के लिए। एज पर सेक्शन 18 लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 15 डेज। 15 दिन की इम्प्रिजनमेंट हो सकती या फिर फाइन हो सकता 1000 रुपये तक के का, या फिर दोनों भी चीज़ें हो सकती। ठीक है, अब प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ये क्या है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 5 क्लॉज 4 द पार्टीज ऑफ द मैरिज शुड नॉट हैव बीन विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के अंदर नहीं आना चाहिए उन्होंने। इफ़ दिस कंडीशन नॉट फुलफिल्ड मैरिज बिकम्स वॉइड। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो मैरिज जो है वो वॉइड हो जाएंगी। बट इफ़ कस्टम और यूजेज परमिट्स मैरिज विल बी वैलिड। तो कस्टम और यूजेज आपकी अगर परमिट करता है तो मैरिज क्या हो जाएंगी, वैलिड हो जाएंगी। ये देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इन साउथ मैरिज बिटवीन अंकल एंड नीज इज़ वैलिड एंड कॉमन। तो साउथ के अंदर में क्या है, मैरिज अंकल के और नीज के बीच में, तो ये क्या है, कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पर क्या आपका क्या आ रहा है, कस्टम आ रहा है, ये आपका कस्टम अलाउ कर रहा है तो इस वजह से कस्टम प्रिवेल करेगा और ये मैरिज वैलिड हो जाएंगी। बियॉन्ड सपिंडा रिलेशनशिप, अब क्या है, सेक्शन 5 क्लॉज 5 द पार्टीज टू द मैरिज शुड नॉट बी इन द सपिंडा ऑफ ईच अदर। द कंडीशन इज़ मैंडेटरी। मैंडेटरी कंडीशन है ये कि सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं आने होना। इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल्ड मैरिज बिकम वॉइड हो जाएंगी मैरिज। बट इफ़ कस्टम और यूजेज परमिट मैरिज बिकम्स वैलिड। तो वही, अगर आपके कस्टम आपको परमिट कर रहे हैं तो वापस से वो वैलिड हो जाएंगी। सेरेमनीज क्या है, कन्यादान एंड सप्तपति आर कंडीशन कंसिडर्ड एसेंशियल सेरेमनी फॉर द मैरिज। तो कन्यादान और सप्तपति ये क्या है, कंसिडर किए जाते हैं एसेंशियल सेरेमनीज मैरिज के लिए। बट देयर नॉन ऑब्जर्वेंस नॉट मेड द मैरिज वॉइड। अगर ये नहीं भी करते हैं तो इसके वजह से आपकी मैरिज वॉइड नहीं होंगी। हाउएवर पार्टीज टू मैरिज पेरेंट्स शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट एज पर अरे यार प्रोहिबिटेड, ये फिर से आ गया ये पेज, सॉरी। हाँ, ये कैसी PDF बना दिए थे हमने, पता नहीं, जाने दो, छोड़ो। तो कहाँ थे हम, मैरिज वैलिड होंगी अगर आपके कस्टम्स आपको अलाउ करते हैं तो। सेरेमनी ये हमने देख लिया था। फिर वॉइडेबल मैरिज क्या होते हैं, देयर आर सर्टेन एसेंशियल फॉर मैरिजेस मैनी टाइम्स पार्टीज डू नॉट फुलफिल सर्टेन कंडीशन दे सीन वैलिड मैरिज डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द पार्टीज। तो पार्टी की विल पे डिपेंड करता है तो ये वॉइडेबल मैरिज होगा। मतलब देखो कुछ कंडीशन होती है, अगर वो फुलफिल हुई तो हुई, अगर नहीं हुई तो वो वॉइडेबल मैरिज आप करा सकते हैं। ठीक है, स्कोप
क्या है इसका सेक्शन 12 बताता है हिंदू मैरिज एक्ट का 1955 का, जो कि ग्राउंड्स ऑफ वॉइडेबल मैरिज बताता है। इसके डेफिनेशन क्या है, द मैरिज विच इज़ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी कॉल्ड वॉइडेबल मैरिज। तो अगर एक पार्टी चाहे तो वो उसे वॉइड करार बना सकती है, ठीक है, या फिर वैलिड भी बना सकती है, तो इसे क्या कहा जाएगा, वॉइडेबल मैरिज। कंडीशन ऑफ वॉइडेबल मैरिज क्या है, सबसे पहले इम्पोर्टेंसी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, फ्री कंसेंट, प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इम्पोर्टेंसी, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द मैरिज इज टू प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। देखिए यार ये सेक्शन का मुझे पता नहीं ये क्यों ही इंपोर्ट किया गया। अब भाई अगर किसी को नहीं हो सकते बच्चे तो अब उसमें बेचारी उसकी क्या गलती है, ये तो नेचर वाली चीज़ है। और अगर किसी से हम लव करते हैं तो हम ये थोड़ी ना देखेंगे यार क्या वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, हम एडॉप्ट भी कर लेते हैं ना कई बार। तो ये क्यों है मुझे पता नहीं, पर जाने दो, जो है वो है, मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज इज़ प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। शादी का मेन उद्देश्य क्या होता है, बच्चे पैदा करना। मेरे को तो नहीं लगता, पर अब दिया हुआ है तो ठीक है। इम्पोर्टेंसी मीन्स इनकेपेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन बाय ईदर पार्टी। ईदर पार्टी मतलब दोनों भी, हाँ, इसमें मेल भी आ जाएगा, फीमेल भी आ जाएगा। इट मे बी फिजिकल और मेंटल, फिजिकल भी हो सकता है या फिर मेंटल भी हो सकता है। द मैरिज बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। तो ये वॉइडेबल बना सकते हैं, वॉइडेबल हो सकती है मैरिज अगर किसी की वजह से चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहे, चाहे वो मेल की वजह से हो या फीमेल की वजह से हो, तो हाँ, पार्टी के ऊपर है ये, चाहे तो वो इसको वॉइड बना सकते हैं, ठीक है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो साउंडनेस ऑफ माइंड इज एसेंशियल फॉर वैलिड मैरिज। नीदर पार्टी शुड बी इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। कोई भी पार्टी अपने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से कंसेंट देना, मतलब बेसिकली कंसेंट देते आना चाहिए उन्हें, ठीक है। दो कैपेबल सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर और अनेबल टू प्रोक्रियोर चिल्ड्रन। वैसे तो कैपेबल रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उनको ये ऐसे सफरिंग फ्रॉम सडन अटैक ऑफ इंसैनिटी या फिर उनको दोहरे पड़ते बेसिकली, तो इसके टाइम पे भी हम वॉइडेबल बना सकते हैं, मतलब वॉइडेबल है ऐसी मैरिज, अगर आप चाहे तो वॉइड बना सकते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ मैरिज, कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी मेक्स मैरिज वॉइडेबल। अगर पहले से ही वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है शादी के, तो अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो इसको वॉइड बनाना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो फॉलोइंग रिक्वायरमेंट मस्ट बी फुलफिल्ड एज लेडी वॉज प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के वक्त जो लेडी है वो प्रेग्नेंट होना चाहिए। शी वॉज प्रेग्नेंट फ्रॉम अ पर्सन अदर देन हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड है उसको छोड़ के किसी और पर्सन के साथ में, मतलब किसी और का वो बच्चा होना चाहिए बेसिकली। द मैरिटल इंटरकोर्स डिड नॉट टेक प्लेस आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट है लेडी, ये पता होने से पहले को ये पता होने के बाद में बेसिकली कोई इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। फ्री कंसेंट, want of free consent also makes the marriage voidable. Following requirement must be fulfilled at कंसेंट ऑब्टेन्ड। सबसे पहले तो कंसेंट लेना चाहिए, फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, कोर्शन से नहीं होना चाहिए और अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपने कहाँ पढ़ी होंगी, आपके कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। मैरिटल इंटरकोर्स डज नॉट टेक प्लेस आफ्टर डिस्कवरी ऑफ वांट ऑफ फ्री कंसेंट। मैरिटल इंटरकोर्स डज़ नॉट टेक प्लेस, मैरिटल इंटरकोर्स नहीं हुआ है ये मालूम होने के बाद कि फ्री कंसेंट थी करके। अब केस लॉ देख लेते हैं। बबाई वर्सेस आर सिंह, फैक्ट ऑफ द केस, इसमें क्या हुआ था, 18 ईयर ओल्ड गर्ल गॉट मैरिड टू अ मैन ऑफ 60 ईयर। बोलो 60 साल का आदमी था और 18 साल की लड़की थी। शी वॉज अंडर बिलीव दैट ही वॉज 25 ईयर ओल्ड। वो अब बेचारी लड़की, अब पता नहीं कैसे उसको लगा कि वो आदमी 60 साल का नहीं बल्कि 25 साल का है। तो इसमें जजमेंट क्या आया, इट वॉज हेल्ड दैट द मैरिज इज़ वॉइडेबल एज द कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। तो यहाँ पे क्या किया गया था, फ्रॉड किया गया था बेचारी लड़की के साथ में, उसे 60 साल का बुड्ढा थमा दिया गया था 25 साल का लड़का बोल के। तो ये क्या है, वॉइडेबल है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवोर्स। डाइवोर्स कंसिडर्ड एज अ सिन अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन। इसे क्या माना गया है, सिन माना गया है हिंदू रिलीजन के अंदर में। डाइवोर्स इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द मैरिज। मैरिज के टोटल अपोजिट है ये डाइवोर्स। आफ्टर डाइवोर्स पार्टीज
पार्टीज आर नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ, डाइवोर्स होने के बाद में हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहते हैं। स्कोप क्या है, सेक्शन 13 बताता है हमें हिंदू मैरिज एक्ट का ग्राउंड डाइवोर्स के क्या क्या है, दोनों के लिए, हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी, ठीक है। डाइवोर्स मीन्स लीगली ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है, उसे कहते हैं डाइवोर्स। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बिटवीन द पार्टीज़। तो ये क्या है, प्रोसेस है मैरिज को डिसॉल्व करने की। देयर आर 9 ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एडल्ट्री, उसके बाद क्रुएल्टी, डिजर्शन, कन्वर्जन, इंसैनिटी, लेप्रोसी, वेनिरल डिसीज, रेनन्सिएशन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, हाँ प्रिजम्पशन ऑफ डेथ भी है इसमें। सबसे पहले एडल्ट्री, एडल्ट्री क्या होता है, इफ़ अ पार्टी टू द मैरिज हैज़ वॉलंटियरली सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अ अदर पर्सन देन हिज और हर स्पाउस, अगर आप दोनों में से कोई भी हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यानी कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर वो किसी और के साथ में सेक्शुअल इंटरकोर्स करते हैं तो ये क्या है, इसे हम बना सकते हैं एक ग्राउंड डाइवोर्स का। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन पार्टी हु रिक्वायर्ड डाइवोर्स, मतलब अब जो बोल रहा है कि इसका किसी और के साथ में चक्कर है या इसने किसी और के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप किया है, मतलब बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो उसके ऊपर है कि वो प्रूव करेगा कि इसने सच्ची में किया है सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी और के साथ में, ठीक है। अ सिंगल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज सफिशिएंट फॉर अ डिग्री ऑफ डाइवोर्स, एक ही बार किया तो चलिए यार समझ लो। क्रुएल्टी, क्रुएल्टी मीन्स क्रिएटिंग अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और हार्म, फिजिकल और मेंटल टॉर्चर। क्रुएल्टी में क्या आएगा आपका, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, जान से मारने की उसमें संभावना हो, हार्म पहुंच रहा हो, फिजिकल या फिर मेंटल टॉर्चर हो, ठीक है। देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ क्रुएल्टी बट इट डिपेंड्स अपॉन अ फैक्ट ऑफ ईच ऑफ द केसेस, फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, कीपिंग द हस्बैंड आउट ऑफ द डोर फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए आदमी को बाहर ही खड़े कर दिया। रिफ्यूज़ल बाय वाइफ और सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना किसी मतलब के सेक्सुअल इंटरकोर्स से मना कर रही है, तो वो भी आएगा मेंटल क्रुएल्टी के अंदर, ठीक है। डिजर्शन, डिजर्शन मीन्स टोटल निग्लिजेंस of any of the spouse. Desertion is the rejection of all marital obligation by one party. हस्बैंड या वाइफ दोनों अगर पूरी तरीके से ऐसे नकार देते हैं, समझ लो वो बात करना चाह रहा है सामने वाला और लड़की बात ही नहीं कर रही है, या फिर लड़की जो यानी कि जो वाइफ है वो हस्बैंड से बात नहीं कर रही, या दोनों के बीच में इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, या फिर ऐसी कुछ है, यानी कि टोटल निग्लिजेंस आ गया उसके अंदर, तो ऐसे ये होता है डिजर्शन, और ये एक ग्राउंड है हमारे डाइवोर्स का, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, देयर मस्ट बी अ डिजर्शन, देयर मस्ट बी इंटेंशन ऑफ डिजर्शन विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, कोई रीजनेबल कॉज नहीं है फिर भी मुंह फुला के बैठी है, तो ये है, ठीक है। डिजर्शन शुड बी एटलीस्ट फॉर 2 years, यानी कि 2 साल के लिए चलना चाहिए। फिर अगला ग्राउंड है हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स चेंज ऑफ रिलीजन बाय एनी स्पाउस, अगर उसने अपना रिलीजन ही चेंज कर दिया है तब भी वो एक ग्राउंड है डाइवोर्स का, ठीक है। द पार्टी मस्ट कन्वर्ट फ्रॉम हिंदू रिलीजन को छोड़कर किसी और रिलीजन में चले जाना चाहिए उसे। मेयर डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्सेंस ऑफ फेथ डज नॉट अमाउंट टू कन्वर्जन, सिर्फ फेथ बदल गया तो ये नहीं है, टोटल उन्होंने बता देना चाहिए क्या हिंदू रिलीजन को छोड़ के कोई और रिलीजन में चले गए, ठीक है। इवन प्रैक्टिस ऑफ अनदर रिलीजन डजेंट अमाउंट टू कन्वर्जन, अगर वो किसी और समाज की प्रैक्टिस भी कर रहा है या कर रही है तो भी ये नहीं माना जाएगा कि वो कन्वर्ट हो गई है करके। कन्वर्जन टू जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म नॉट सफिशिएंट, अगर आप बुद्धिस्ट में, सिखिज़्म में या फिर जैनिज़्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है। केस लॉ, जनतेदार पाटिल वर्सेस रोशनी, इसमें क्या हुआ था, जनतेदार जो है जितेंद्र जो है उसने मैरिज किया था रोशनी के साथ में, 5 साल के बाद में वो कन्वर्ट हो गया मुस्लिम में, तो रोशनी ने फाइल की पिटीशन डाइवोर्स के लिए, तो जजमेंट आया कि शी इज़ एंटाइटल्ड टू गेट डाइवोर्स क्योंकि वो मुस्लिम बन चुका था, ठीक है। इंसैनिटी, ये एक अलग पॉइंट है हमारे डाइवोर्स का। इफ़ any of the spouse has suffering from mental disorder, mental illness, unsoundness of mind, and due to this if unable the other party to live with insane party, ठीक है।
समझ गए, मेंटल डिसऑर्डर है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है या मेंटल इलनेस है, तो ये भी एक ग्राउंड है उसी डाइवोर्स के लिए। फिर उसके बाद लेप्रेसी। लेप्रेसी इज कंसिडर्ड एज हेटफुल डिसीज इन टू द सोसाइटी इफ द स्पाउस इज सफिशिएंट सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी एंड इट इज़ वेलोरेंट इनक्यूरेबल, यानी वेलोरेंट मतलब वो फैलती हो और वो इनक्यूरेबल हो, यानी कि वो ठीक नहीं हो सकती, देन अदर पार्टी में अप्लाई फॉर द डाइवोर्स, तो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेप्रोसी आपने देखा ही होगा, ये देखो ये सामने पिक्चर आ रही होंगी आपके स्क्रीन पर, ये है लेप्रोसी, ठीक है। वर्नियल डिसीज़। वर्नियल डिसीज़ क्या होता है? वर्नियल डिसीज़ टू एनी स्पाउस इज ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, दिस डिसीज शुड बी इनक्यूरेबल फॉर्म, इनक्यूरेबल होना चाहिए वो डिसीज़। वर्नियल डिसीज़ की एग्जाम्पल क्या है? एड्स। एड्स बहुत ही भयानक बीमारी होती है, तो कोई स्पाउस अगर उससे जूझ रहा है और वो इनक्यूरेबल है, यानी कि वो ठीक नहीं हो सकती, तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड है, ठीक है। रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड। इट मीन्स रिनाउंस वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू रिलीजन ऑर्डर इफ पर्सन टेक्स नो इंटरेस्ट इनटू द वर्ल्ड अफेयर्स एंड रिलेशन, टेकिंग ओथ ऑफ सेलिबेसी और बिकमिंग मुअनी, यानी कि वो मुनि बन जाते हैं, मतलब अब उनको दुनिया से कोई लेन देन नहीं रहता है, ऐसा अगर वो रिनाउंस कर देते हैं वर्ल्ड को, तो इसमें भी ये ग्राउंड है डाइवोर्स का, ठीक है। एग्जाम्पल, सम ईयर बिफोर वन DIG बिकम्स राधा, तो कोई DIG थे तो वो राधा बन गई, तो ठीक है, रिनाउंस कर दिए वर्ल्ड को, तो ये पता नहीं कहाँ से एग्जांपल लाए इन्होंने, ठीक है, जाने दो। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। इफ़ एनी ऑफ द स्पाउस हैज़ नॉट सीन फॉर मोर देन 7 years ही शी इज़ प्रिज्यूम्ड टू एज लीगली डेड। अगर 7 साल तक की कोई खबर ही नहीं आती, मिलते ही नहीं, तो उसे क्या माना जाएगा कि वो डेथ हो चुकी है उनकी, presume as legally dead. No offense of bigamy committed if person appears after 7 years. अब देखो, अगर कोई 7 साल तक के कोई स्पाउस है, वो मिल ही नहीं रहा, और जो एक स्पाउस है उसने फिर शादी कर ली, मिल ही नहीं रहा, तो 7 साल बाद में फिर वो मिलता है, तो फिर उससे बाइगैमी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जुडिशियल सेपरेशन। डाइवोर्स इज द लास्ट स्टेज ऑफ मैरिज इफ क्रूएल अराइज, डाइवोर्स डिस्टर्ब personality of a person, judicial separation is lesser remedy than divorce। तो डाइवोर्स लेने से पहले आप एक चीज़ कर सकते हैं, वो है जुडिशियल सेपरेशन। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? जुडिशियल सेपरेशन अलाउस पार्टी टू लिव सेपरेटली, अलग अलग रहते हैं वो, सो दैट दे मे रियलाइज देयर फॉल्ट, उनका फॉल्ट क्या है उन्हें पता चले। इन जुडिशियल सेपरेशन देयर इज़ अ चांस ऑफ रीयूनियन। जुडिशियल सेपरेशन की वजह से वहाँ पर चांस आ जाता है रीयूनियन का। स्कोप क्या है? सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एक्सप्लेन जुडिशियल सेपरेशन। सेक्शन 10 क्या बोलता है? ईदर पार्टी टू मैरिज में प्रेजेंट अ पिटिशन प्रेइंग फॉर डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13। सेक्शन 13 के अंदर में जो ग्राउंड है उस पर आप जुडिशियल की सेपरेशन की डिमांड कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? अ जुडिशियल सेपरेशन परमिट्स द पार्टीज टू लिव सेपरेटली, इट सस्पेंड द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ मैरिज फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए मैरिज की राइट्स एंड ड्यूटीज़ को वो रोक सस्पेंड कर देता है। ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन मैरिज रिमेन्स बिटवीन द पार्टीज़, मैरिज वो जैसी की वैसी रहती है, ठीक है। वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन, जो वाइफ है वो मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन, तो सेक्शन 13 में बताया गया है ग्राउंड। अब देखते हैं कि करे क्या है ग्राउंड। अदर पर्सन हैज़ वॉलंटियरली सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अदर पर्सन, किसी और के साथ में सेक्शुअल इंटरकोर्स हो गया। अदर पार्टी हैज़ ट्रीटेड द पिटिशनर विद क्रुएल्टी, क्रुएल्टीज़ के साथ में करे। डिजर्शन ऑफ स्पाउस फॉर 2 years कंटिन्यूसली, अलग रह रही है 2 साल के लिए, या रह रहा है, सॉरी। अदर पार्टी कन्वर्टेड रिलीजन कन्वर्ट कर दिए, अनसाउंड हो गए, कोई इनक्योरेबल या वोलरेंट लेप्रोसी से गुजर रहे हैं, सफरिंग फ्रॉम वर्नियल डिसीज, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। अदर पार्टी हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years, दैट इज सिविल डेथ, ठीक है। तो वही हमारे जो डाइवोर्स के वो है ग्राउंड्स है, वही है हमारे जुडिशियल सेपरेशन के। केस लॉ देखते हैं। रोशनी वर्सेस नरेंद्र। फैक्ट ऑफ द केस, हस्बैंड वॉज हैबिचुअल ड्रंकर्ड, बेवड़ा था हस्बैंड रोशनी का। कमिटेड असॉल्ट ऑन वाइफ कंटिन्यूसली, मारपीट करता था। वाइफ ने फाइल कर दी पिटीशन, जजमेंट आया, इट वॉज हेल्ड दैट इट इज़ गुड ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन, ये अच्छा ग्राउंड है जुडिशियल सेपरेशन के लिए। इफेक्ट, आफ्टर डिग्री इट शैल नो लॉन्गर ऑब्लिगेटरी ऑन पार्टीज टू कोहैबिट विथ ईच अदर।
On further application by considering truth of statement, कोर्ट में रिसेंट द डिग्री ऑफ जुडिशल सेपरेशन। सारे फैक्ट को देखते हुए फिर वो साथ में आ जाओ, अब ये वो मनाते हैं कोर्ट, वो अलग सी चीज़ है, वो कभी और डिस्कस करेंगे अपन। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट क्या है? आफ्टर द मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ बिकम्स वन। ओहो, दो अलग अलग चीज़ एक बन जाती है, हस्बैंड और वाइफ एक बन जाते हैं। क्या कहते हैं उसे? दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। तो वाइफ इज़ कंसिडर्ड एज अर्धांगिनी। वाइफ को क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी कहा जाता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव विथ ईच अदर। दोनों की ड्यूटी है कि वो एक दूसरे के साथ में रहे। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? आफ्टर मैरिज देयर आर कंजुगल राइट्स बिटवीन द पार्टीज़। मैरिज के बाद में दोनों पे कंजुगल राइट्स होते हैं पार्टीज़ के। इफ़ ड्यू टू एनी रीजनेबल रीज़न पार्टीज लीव अपार्ट। अगर वो अलग अलग रहते हैं देन द एग्रीव पार्टी इज़ एंटाइटल फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। तो वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए एंटाइटल है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? डाइवोर्स इज़ अ ड्रास्टिक स्टेप, सच में यार, विच एंड्स विद अ क्या है, मेट्रोमोनियल लाइफ ऑफ पार्टी। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट पिटिशन अ होप ऑफ रीयूनियन ऑफ द पार्टीज। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट बेसिकली क्या है कि पूर्ण वो डबल से आ जाओ साथ में, अलग अलग मत रहो, ये चीज़ है। इट इज़ बेस्ड ऑन वेल पब्लिक पॉलिसी। स्कोप क्या है? सेक्शन 9 बताता है हमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में। सेक्शन 9, व्हेन वन स्पाउस लीव्स विद अदर स्पाउस any just cause, the latter can approach court of law for decree of restitution of conjugal right। अगर किसी रीज़न, बिना किसी रीज़न की वजह से एक स्पाउस कहीं और रह रहा है, अलग अलग रह रहे हैं, तो जो दूसरा स्पाउस है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए डिक्री मांग सकता है कोर्ट ऑफ लॉ से। द एग्रीव पार्टी शल अप्लाई बाय पिटिशन टू फैमिली कोड। फैमिली कोड में डालना पड़ेंगे हमें पिटिशन, ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द पिटिशनर, यानी कि जो फाइल करेगा कंप्लेन उस पर। हु सबमिट पिटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। एन एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव सेपरेट इज वॉइड एज इट इज़ कॉन्ट्ररी टू पब्लिक पॉलिसी। अगर वो कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिसमें वाइफ और हस्बैंड अलग अलग रहते हैं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा भाई, वॉइड है ये। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ होती ही किस लिए है? साथ में रहे इसलिए। एसेंशियल क्या है? देयर आर द एसेंशियल फॉर रेमेडी अंडर सेक्शन 9, ठीक है। देयर मस्ट बी अ वैलिड मैरिज। सबसे पहले तो आपकी मैरिज वैलिड होनी चाहिए, तभी आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स मांग सकते हैं। उसके बाद में रिस्पोंडेंट विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ पिटिशनर विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़। कोई उसके पास में रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं है और छोड़ के चला गया या चली गई। देयर इज़ लीगल ग्राउंड टू ग्रांट द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। कोई उसके पास में लीगल ग्राउंड है ग्रांट करने के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। केस लॉ देखते हैं, सरोज वर्सेस सुदर्शन, ठीक है। फैक्ट ऑफ द केस, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह काम करते थे। हस्बैंड आस्क टू रिसाइड जॉब एंड रिसेंड विद हिम। तो हस्बैंड बोलता है कि तू रिज़ाइन कर दे अपनी जॉब पर से और मेरे साथ में रहे, लेकिन वाइफ नहीं मानती है, तो हस्बैंड फाइल करता है रेस्टिट्यूशन। जजमेंट क्या आता है? इट वॉज हेल्ड दैट वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस विदाउट हस्बैंड विश डज नॉट कंस्टिट्यूट गुड एंड लीगल ग्राउंड। तो देखिए, वाइफ चाह रही है काम करना लेकिन हस्बैंड नहीं चाह रहा, तो और वाइफ उधर ही रहना चाहती है। तो अगर इस बेस पे आप अगर कोई पिटिशन डालते हैं कि नहीं तू वापस से आ जा मेरे साथ में ही रहे, तो ये ग्राउंड नहीं है, सही ग्राउंड नहीं है। अरे यार, उसके भी अधिकार है, वो भी इंडिपेंडेंट वूमेन है, वो करना चाहे वो कर सकती है। सो वाइफ हैज़ टू लिव विथ हस्बैंड, तो वाइफ को रहना पड़ेगा हस्बैंड के साथ में, ठीक है। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अब डाइवोर्स ले सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट के साथ। तो यार ये देखो, ये तुम खुद से पढ़ लेना इंट्रोडक्शन ही पार्ट, मैं आपको बताता हूँ। स्कोप सेक्शन 13B। सेक्शन 13B बात करता है म्यूचुअल कंसेंट के साथ में डाइवोर्स के बारे में, ठीक है। डाइवोर्स आपको खुद से एक्सप्लेन कर देना है क्या है तो डाइवोर्स, ठीक है। सेक्शन 13B क्या बताता है? इट मीन्स बोथ द पार्टीज एग्री टू डिसॉल्व देयर मैरिज। अपनी मैरिज को ख़त्म कर देना, इसको कहते हैं डाइवोर्स। इन अदर वर्ड्स, बोथ पार्टी हस्बैंड एंड वाइफ आर विलिंगली टू गेट सेपरेटेड बाय डाइवोर्स। दोनों की इच्छा है कि वो खुद से तलाक ले ले, तो वो है डाइवोर्स, ठीक है। अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो वो है डाइवोर्स। एसेंशियल ऑफ सेक्शन 13B। सेक्शन 13B में कुछ एसेंशियल दिए हुए हैं। म्यूचुअल कंसेंट,
डाइवोर्स के लिए, ठीक है। देखते हैं, बोथ द स्पाउस शुड फाइल द पिटिशन फॉर द डाइवोर्स जॉइंटली, दोनों ने साथ में पिटिशन डालना चाहिए। द पार्टीज हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर मोर देन अ ईयर, 1 साल से ज़्यादा वो अलग अलग रह रहे हैं। नॉट एबल टू लिव टुगेदर, साथ में रह नहीं पा रहे हो अब वो। म्यूचुअल एग्री टू डिज़ोल्व द मैरिज, दोनों भी म्यूचुअली एग्री करते हैं कि नहीं यार अब जम रहा नहीं अपना, अलग अलग हो जाते। प्रोसीजर क्या है इसका, बोथ द पार्टी शुड जॉइंटली फाइल एन पिटिशन फॉर डाइवोर्स, जॉइंटली फाइल करना चाहिए उन्होंने पिटिशन को डाइवोर्स की। आफ्टर फाइलिंग पिटिशन द पार्टीज में विड्रॉ द पिटिशन, विड्रॉ भी कर सकते हैं वो पिटिशन को। इफ़ नो विड्रॉ कोर्ट में ऑर्डर फॉर जुडिशियल सेपरेशन फॉर सम पीरियड, सबसे पहले कोर्ट क्या करेंगे, जुडिशियल सेपरेशन के लिए ऑर्डर करेंगी। फिर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड कोर्ट ऑर्डर डाइवोर्स, तो फिर कुछ पीरियड होने के बाद में कोर्ट ऑर्डर कर देंगी डाइवोर्स का। लिमिटेशन क्या है, द कोर्ट में आफ्टर 6 month एंड बिफोर 18 month पास डिग्री ऑफ डाइवोर्स, डाइवोर्स की डिग्री कब पास कर सकते हैं, 6 month, आफ्टर 6 month एंड बिफोर 18 months, ठीक है। इफेक्ट क्या है, आफ्टर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मैरिज इज डिसॉल्व, तो मैरिज डिसॉल्व हो जाती है म्यूचुअल कंसेंट के से डिवोर्स के बाद में। पार्टीज़ आर फ्री टू री मैरी आफ्टर डिवोर्स, पार्टीज़ क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है, अब चाहे किससे भी शादी कर लो। केस लॉ देखते हैं, सरिता वर्सेस वेनकता, सॉरी अगर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ जो भी है। फैक्ट ऑफ द केस, पार्टीज फाइल पिटिशन फॉर डाइवोर्स एंड कोर्ट ऑर्डर फॉर सेपरेशन, तो कोर्ट ने क्या करी थी, ऑर्डर करी दी थी सेपरेशन के लिए, उन्होंने पिटिशन करे थे डाइवोर्स के लिए। तो ड्यूरिंग सेपरेशन हस्बैंड डाइस, हस्बैंड जो है वो मर गया, तो क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी अराइज, तो इससे प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया कि अब प्रॉपर्टी किसको मिलेंगी। तो जजमेंट क्या आया, इट वाज हेल्ड दैट द वाइफ इज़ एंटाइटल फॉर प्रॉपर्टी, भैया वाइफ को प्रॉपर्टी मिलेंगी ही, ठीक है। ग्राउंड ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का ग्राउंड, इन हिंदू लॉ वाइफ इज़ कंसिडर्ड एज डॉटर ऑफ फैमिली, फैमिली की डॉटर मानी जाती है वाइफ। एवरी पर्सन हैज़ सर्टेन बेसिक नीड, सभी के ज़रूरत होती है। इन द फैमिली द फैमिली हैज़ लीगल एज वेल एज मॉरल ड्यूटी टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू वाइफ, तो लीगल और मॉरल ड्यूटी है कि वाइफ को मेंटेनेंस मिले। मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस मीन्स एंड इंक्लूड फूड, क्लोथ, रेजिडेंस, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अ पर्सन। तो मेंटेनेंस का मतलब होता है फूड, क्लोथ, रेसिडेंस, एजुकेशन और मेडिकल केयर करना प्रॉपर मेंटेनेंस की एक पर्सन की। इसको सेक्शन 80 बताता है हमें हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ क्या है। सेक्शन 18, अ हिंदू वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू लिव सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड विदाउट फॉरफिटिंग हर क्लेम टू मेंटेनेंस। वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड, कुछ ग्राउंड है जिसके ऊपर में वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है। सबसे पहले डिजर्शन बाय हस्बैंड, इफ़ हस्बैंड इज विलफुली निग्लेक्ट her without any reasonable cause, wife is entitled to live separate and claim for maintenance। अगर हस्बैंड जो विलफुल है, निगलेक्ट कर रहा है वाइफ को बिना किसी रीजनेबल कॉज के, तो वो लाइबल है मेंटेनेंस के, ठीक है। फिर क्रुएल्टी बाय हस्बैंड, अगर चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, अगर वो क्रुएल्टी कर रहा है वो वाइफ के साथ में, तो तब भी वो है एंटाइटल है अपने मेंटेनेंस के लिए। लेप्रोसी ऑफ हस्बैंड, व्हेन हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम अ वर्लेंट फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, बहुत भयानक फॉर्म है लेप्रोसी की, तो वाइफ कैन लिव सेपरेट रह सकती है वो और क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस। अब देखो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि यार ये हस्बैंड जब वॉलोरेंट लेप्रोसी से गुजर रहा है फिर भी उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो ये क्रुएल्टी नहीं है हस्बैंड के खिलाफ में। आपका क्या सोचना है ये बताओ यार तुम, छोड़ो जान दो, अपने को तो पेपर में लिखना है बस और पास करना है। कीपिंग कॉन्क्यूबाइन, इफ़ हस्बैंड हैड्स कीप कॉन्क्यूबाइन इन द सेम हाउस और ही रिसाइड विद हर एनीवेयर, देन वाइफ इज़ एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस बाय लिविंग सेपरेट। तो समझे, जो भी है समझ जाओ, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता अब ये, क्योंकि अरे यार छोड़ो। कन्वर्जन, इफ़ हस्बैंड इज सीज टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, देन वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस, अगर वो कन्वर्ट कर दिया तो भी उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अदर ग्राउंड, और भी ग्राउंड है उसमें, सेपरेट लीव, अगर वो अलग अलग रह रहे तो उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। फिर ऑल अबव कंडीशन वाइफ शैल बी एंटाइटल टू सेपरेट रेसिडेंस एंड क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, ठीक है।
वाइफ कैनॉट क्लेम मेंटेनेंस, कौन से ऐसे ग्राउंड है जब वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती? वाइफ शैल नॉट एंटाइटल टू लिव सेपरेट एंड क्लेम मेंटेनेंस इन द फॉलोइंग केसेस: इफ़ शी सीजेस टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन, अगर वो कन्वर्ट होके हिंदू बनी है; इफ़ शी इज़ अनचेस्टेड, अगर वो अनचेस्टेड है; इफ़ शी इज़ लिविंग सेपरेट विदाउट रीजनेबल कॉज, अगर वो किसी बेमतलब के अलग अलग रह रही तो भी मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं है; इफ़ शी इज़ लिविंग सेपरेट बाय एग्रीमेंट, अगर वो एग्रीमेंट कुछ हुआ उनके बीच में और वो सेपरेट रह रही है तब। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, तो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कैसा डिसाइड किया जाएगा? एज पर सेक्शन 23 कोर्ट विल डिटरमाइन अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग फैक्टर, कुछ फैक्टर है वो जो देख के मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा: द पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ द पार्टी की पोजीशन और स्टेटस कैसा है; रीजनेबल वांट ऑफ क्लेमेंट, जो क्लेम कर रही है वो क्या है, रीजनेबल है या नहीं; जस्टिफाइंग रीजन इन लिविंग सेपरेट; द वैल्यू ऑफ क्लेमेंट प्रॉपर्टी एंड एनी इनकम डाइवर्टेड फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, जो वैल्यू है क्लेम जो कर रहा है उसकी, और इनकम जो आती है वो हिसाब से, क्यों नहीं तो इंसान कमा रहा 5,000 रुपये और उसको क्लेम कर रहे 1,00,000 रुपये महीने का, तो कहाँ से देंगे बेचारा हो। द नंबर ऑफ पर्सन एंटाइटल टू मेंटेनेंस, अब वो बच्चे कितने हैं क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सेक्शन 125 ऑफ CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 125 क्या बताता है? दिस इज़ अ प्रोविज़न ऑफ क्रिमिनल रेमेडी ऑफ सिविल लॉ, ठीक है। दिस इज़ PD एंड चीप रेमेडी अगेंस्ट हस्बैंड हु विलफुली निग्लेक्ट टू मेंटेन हिज वाइफ। 125 के अंदर ये क्या है? चीप रेमेडी है अगेंस्ट हस्बैंड विलफुल निगलेक्ट, अगर वो करता है अपने वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस सेक्शन 125, इफ़ एनी पर्सन हैव सफिशिएंट मीन्स निगलेक्ट और रिफ्यूजेस टू मेंटेन हिज वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, वो खुद का ध्यान नहीं दे सकती। लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट चिल्ड्रन, अगर उसके कुछ चिल्ड्रन है, एजेड फादर और मदर, द कोर्ट में पे सम नॉट एक्सीडिंग ₹1500 तक की वो बांध सकती है, ठीक है, मेंटेनेंस। ये आएगा अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। अब CRPC छोड़ के अब वो दूसरा जो आ गया है BNSS, तो उसमें क्या है वो आप देख लेना। लीगल प्रोविज़न ऑफ मेंटेनेंस, लीगल प्रोविज़न क्या है मेंटेनेंस का? तो अगर वो सेपरेट हो जाती है तो उससे देना पड़ेगा रीजनेबल कॉज एंड क्लेम मेंटेनेंस अंडर फॉलोइंग प्रोविज़न। सेक्शन 18 के अंदर एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर में वो क्लेम कर सकती है। फिर सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर दिए गए हैं प्रोविज़न, और ये प्रोविज़न सिर्फ हिंदू के लिए है। सेक्शन 125 ऑफ CRPC, इट इज़ स्पेशल प्रोविज़न मेड फॉर ऑल। सही, और जो सेक्शन 125 है CRPC का वो सभी धर्मों के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। मेंटेनेंस पेंडेंट इलीट, ये क्या है? इन हिंदू लॉ वाइफ कंसिडर एज डॉटर ऑफ फैमिली, एवरी पर्सन हैज सर्टेन बेसिक नीड, सभी की अपनी अपनी नीड होती है। द फैमिली हैज़ लीगल एज वेल एज मोरल ड्यूटी टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू अ वाइफ, ठीक है। वही बातें रिपीट करी गई है, आपने भी रिपीट कर देना। मेंटेनेंस का मतलब क्या है? फूड को क्लोथ शेल्टर एजुकेशन। इसको क्या है? सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एक्सप्लेन प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस पेंडेंट इलीट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, ठीक है। मेंटेनेंस पेंडेंट इलीट क्या है? मेंटेनेंस पेंडेंट इलीट इज एन इंटरिम मेंटेनेंस जनरली पेएबल फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन टू टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग। जब तक के आपकी प्रोसीडिंग चल रही है तब तक के आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये जो मेंटेनेंस है इंटरिम मेंटेनेंस, उसे कहते हैं इलीट, पेंडेंट इलीट, ठीक है। सेक्शन 25, अंडर एनी प्रोसीडिंग इफ कोर्ट सेटिस्फाई दैट दे ईदर पार्टी हैज़ नो सफिशिएंट इनकम टू कैरी प्रोसीडिंग देन ऑर्डर रिस्पोंडेंट टू पे टू पिटिशनर सच इंटरिम मेंटेनेंस एज डीम फिट। देखिए, अब फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, बेचारी नहीं पे कर सकती, तो जो सामने वाला बंदा है उसी को कहा जाएगा कि तू इंटरिम मेंटेनेंस दे। द प्रोविज़न ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस इंक्लूड, क्या क्या आता है इसके अंदर? पर्सनल मेंटेनेंस ऑफ क्लेमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, जो प्रोसीडिंग चल रही है, बोलो खुद के नाम पे केस भी है और पैसे भी वो खुद ही दे, ठीक है। इन डिसाइडिंग द अमाउंट द कोर्ट में टेक इनटू अकाउंट, अब कोर्ट क्या क्या देखेंगी, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगी मेंटेनेंस के अमाउंट को निर्धारित करते हुए? पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ द पार्टी की पोजीशन और स्टेटस क्या है? रीजनेबल वांट एंड नीड ऑफ द क्लेमेंट, जो क्लेम कर रहा है उसके वांट एंड नीड क्या है? इनकम कितनी है क्लेमेंट की, उसके बाद इनकम सामने वाली पार्टी की। पर्सन डिपेंड अपॉन द
अपोजिट पार्टी कितना डिपेंडेंट है वो, ठीक है। एज पर 2001 अमेंडमेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस एज शैल बी डिस्पोज विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर उसको डिस्पोज कर देना पड़ता है, ठीक है। The object behind it is to avoid starvation and avoid exploitation of children and wife। अब जाहिर सी बात है, अगर मेंटेनेंस की पीरियड को आप लंबाते जा रहे तारीख पे तारीख, तो बेचारी जो वाइफ है और जो चिल्ड्रन है उसको, उनका तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको 60 दिन के अंदर में इसे रफा दफा करना होगा, ठीक है। व्हेन ग्रांटेड, कब ग्रांट किया जाता है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के टाइम पे ग्रांट करा जाएगा, जुडिशियल सेपरेशन के टाइम पे ग्रांट करा जाएगा, नलिटी ऑफ मैरिज के टाइम पे ग्रांट करा जाएगा, और डाइवोर्स या फिर एक्सेट्रा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, द रिलीफ अंडर सेक्शन 24 अवेलेबल टू हस्बैंड ऑल्सो हु इज़ अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 24 इज जनरली 1/5 ऑफ हिज नेट इनकम ऑफ द रिस्पोंडेंट की जो इनकम होती है उसका 1/5 वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वो देने के लिए, मेंटेनेंस के लिए देने के लिए। परमानेंट एलिमनी, अब ये क्या है, इन हिंदू वाइफ इज कंसिडर एज अ डॉटर, वही बात, वही चीज़ें इंट्रोडक्शन में। फिर मेंटेनेंस क्या है, तो वही फूड क्लोथ ये वो। अब सेक्शन 25 बताता है हमें हिंदू मैरिज एक्ट का परमानेंट एलिमनी के बारे में और मेंटेनेंस के बारे में। सेक्शन 25, एनी कोर्ट एग्जिस्टिंग जुडिशियल मे एट द टाइम पासिंग डिक्री ऑन द एप्लीकेशन बाय ईदर वाइफ और हस्बैंड ऑर्डर द रिस्पोंडेंट शल पे टू अप्लीकेबल ऑफ मेंटेनेंस ग्रॉस सम, जितने पैसे लगे वो, मंथली एंड पीरियोडिकल सम ऑफ फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द एप्लीकेशन। ड्यूरिंग ग्रांट ऑफ सच सम कोर्ट कंसिडर रिस्पोंडेंट की इनकम कितनी है, अप्लीकांट जो है उसकी इनकम कितनी है, कंडीशन कैसी है पार्टीज़ की। इफ़ आफ्टर अदर देयर इज़ चेंज इन सर्कमस्टांसेस द कोर्ट में वेरी मॉडिफाई और रिसेंट सच ऑर्डर, तो कोर्ट क्या है, ऑर्डर बदल भी सकती है। बट इफ़ पार्टी इन हुज फेवर ऑर्डर मेड री मैरीज, ठीक है, डबल से शादी कर लेती है, किसी और से शादी कर लेती है, और नॉट रिमेन चैसेट और हैज़ सेक्शुअल इंटरकोर्स आउटसाइड वेडलॉक, शादी के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स है आउटसाइड वेडलॉक, देन द कोर्ट में वेरी रिसेंट और मॉडिफाई इन ऑर्डर एज डीम फिट, तो फिर कोर्ट को जो हिसाब से लगेगा वो हिसाब से वो फिर कर देंगी चेंजेस उसके अंदर, मेंटेनेंस के अंदर। व्हेन ग्रांटेड, इट इज़ जनरली ग्रांटेड व्हेन डिक्री पास बाय रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के टाइम पे, या फिर जुडिशियल सेपरेशन, नलिटी ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, इसके टाइम पे। फिर रिलीफ अंडर सेक्शन 24 अवेलेबल टू हस्बैंड ऑल्सो, हस्बैंड को भी अधिकार है मेंटेनेंस का सेक्शन 24 के अंदर, यानी कि जो अपना ये है परमानेंट एलिमनी है तो उसके अंदर में। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है टॉपिक रजिस्टर्ड मैरिज। मैरिज बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इंडियन कल्चर के अंदर, ये आप पढ़ लो। फिर कंडीशन ऑफ मैरिज, मोनोगैमी, साउंडनेस ऑफ माइंड, कंप्लीट एज, नॉट विदाउट प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, रिसाइडिंग फॉर मोर देन 30 डेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मोनोगैमी क्या है, तो आपको ऊपर पहले ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि एक ही से शादी करना। साउंडनेस ऑफ माइंड, साउंड माइंड होना चाहिए। एज ऑफ पार्टी 21 साल और 18 साल। फिर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, इसके अंदर नहीं आने होना प्रोहिबिटेड ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में, लेकिन जहाँ अगर कस्टम अलाउ कर रहे हैं तो वहाँ पे चलता। फिर प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की। सबसे पहले नोटिस, सेक्शन 5 बताता है हमें, द पार्टीज टू अ मैरिज शॉल गिव अ नोटिस इन राइटिंग टू मैरिज ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का जो मैरिज ऑफिसर है उसको सेक्शन 5 के अंदर में एक लिखत में नोटिस देना पड़ेंगी। एट लीस्ट वन ऑफ द पार्टीज हैड रिसाइड फॉर अ पीरियड 30 days इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑफिस, जो ऑफिस का जुरिस्डिक्शन है उसके क्षेत्र में 30 दिन तक के रहने होना कम से कम भी। तो पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, अ ट्रू कॉपी ऑफ द नोटिस शॉल बी पब्लिश इन द मैरिज नोटिस बुक, मैरिज नोटिस बुक जो रहती है उसके अंदर पब्लिकेशन करना चाहिए नोटिस का। ऑब्जेक्शन ऑफ मैरिज, अगर व्हेन द नोटिस इज पब्लिश्ड एनी पर्सन कैन रेज एन ऑब्जेक्शन फॉर द पोस्टपोन्ड प्रोपोज्ड मैरिज है उसका कोई ऑब्जेक्शन भी ले सकता है। देन द मैरिज ऑफिसर हैज़ टू मेक नेसेसरी इंक्वायरी एंड कैन पास अप्रोक्रिएट ऑर्डर, जो मैरिज ऑफिसर है वो इंक्वायरी करेगा और अप्रोक्रिएट ऑर्डर पास करेगा। द पार्टी कैन फाइल एन अपील बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगेन द ऑर्डर विद इन 30 days, तो 30 दिन के अंदर में उनको अपील फाइल कर देना पड़ेगी।
Declaration. The marriage declaration shall be signed by the parties to the marriage and 3 witnesses at the same time in countersigned by the marriage officer. तो मैरिज डिक्लेरेशन के वास्ते क्या ज़रूरी है? पार्टीज़ ने साइन करने होना, 3 विटनेस ने साइन करने होना, और जो मैरिज ऑफिसर है उसकी भी साइन होना चाहिए उसी टाइम पे. प्लेस एंड फॉर्म. अब प्ले जगह और कैसे फॉर्म है उसका. तो द मैरिज में बी सोलमनाइज्ड एट द ऑफिस ऑफ द मैरिज ऑफिस में शादी हो सकती है, ऑफिसर और विद इन द रीजनेबल डिस्टेंस फ्रॉम द मैरिज फ्रॉम द ऑफिस. इफ़ द मैरिज इज़ टू टेक प्लेस आउटसाइड द ऑफिस द पार्टीज मस्ट बी रेडी टू पे एडिशनल फीस. अगर वो उसमें ऑफिस में नहीं कर रहे, बाहर कर रहे, तो उसकी एडिशनल फ़ीस देना पड़ेंगी उनको. द पार्टी शल से इन द प्रेजेंस ऑफ मैरिज ऑफिसर एंड 3 विटनेस. 3 विटनेस के सामने और उनके सामने उन्हें बताना चाहिए कि देखो हम शादी कर रहे हैं. इफ़ ए टेक द बी टू बी मे लॉफुल वाइफ और हस्बैंड. आई ए टेक द बी टू बी मे फुल वाइफ और हस्बैंड. अरे यार ये क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो. इट कैन सेड इन एनी लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड बाय पार्टीज. वो हाँ, वो कोई भी भाषा में चलता है कि देखो आज से मैं कबूल करता हूँ कि ये मेरी वाइफ है और ये मेरे हस्बैंड है, ये चीज़ आएंगी. सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज. आफ्टर द मैरिज इज सोलमनाइज द मैरिज ऑफिसर एंटर्स द मैरिज इन द मैरिज सर्टिफिकेट बुक एंड इशू मैरिज सर्टिफिकेट. वो बुक में क्या करेगा, लिख देगा कि इन दोनों की मैरिज हुई है सर्टिफिकेट बुक के अंदर में, और इशू करेंगे मैरिज सर्टिफिकेट. ठीक है. द सर्टिफिकेट इज़ टू बी साइंड बाय द पार्टीज एंड द विटनेस. उस पर विटनेस की और पार्टीज़ की साइन रहेंगी. एक्सप्लेनेशन. द रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज इज़ नॉट कंपलसरी. इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. द स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर टू मेक लेजिस्लेशन ऑन दिस बिहाफ. स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेशन बना सकती है. द रजिस्ट्रेशन मैरिज गिव लीगल स्टेटस एंड वेटलॉग. तो लीगल स्टेटस मिल जाता है अगर आप रजिस्टर करते हैं अपनी मैरिज को. स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. बी कंक्लूसिव प्रूफ. ये प्रूफ हो जाता है आपके पास में एक. बट ओमिशन टू रजिस्टर द मैरिज डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ मैरिज. लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो भी चलता. द मैरिज ऑल्सो इंक्लूड री मैरिज ऑल्सो. अगर आप दोबारा से शादी कर रहे हैं तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड होंगी. ऑल द चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम लेजिटिमेट ऑफ देयर पेरेंट्स. तो शादी होने के बाद में जो भी बच्चे पैदा होंगे तो वो उन्हें लेजिटिमेट माना जाएगा. बट नाउ मैरिज रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी आफ्टर ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. लेकिन अब क्या है, कंपलसरी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में मैरिज को रजिस्टर कराना. अब देखते हैं फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूटराइन ब्लड, ये क्या होता है. तो रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन लाइफ के अंदर. ड्यूटीज़ आती है अमका ढमका फैलाना. चलो सेक्शन 3 के बताता है हिंदू मैरिज एक्ट का हमें फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूटराइन ब्लड के बारे में. फुल ब्लड क्या है, तो सेक्शन 3C हिंदू मैरिज एक्ट बताता है जब 2 पर्सन are said to be related to each other by full blood when they are descendant from common ancestor and by the same wife. अगर उन दोनों के कॉमन एंसिस्टर सेम है, यानी कि उनका फादर भी एक है, मदर भी एक है, तो उन्हें कहा जाएगा फुल ब्लड यानी सगे भाई बहन. 10 चिल्ड्रन फ्रॉम द सेम पर्सन आर रिलेटेड टू बी फुल ब्लड. एग्जाम्पल अर्जुन एंड भीम इन महाभारत. अर्जुन और भीम महाभारत में क्या थे, फुल ब्लड सगे भाई बहन थे, ये सगे भाई थे. तो ये आएगा फुल ब्लड में. हाफ ब्लड में क्या होता है, सेक्शन 3C बताएगा हमें हिंदू मैरिज एक्ट का. 2 पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट ऑफ कॉमन एंसिस्टर बट डिफरेंट वाइफ. अगर डिफरेंट मदर होती है यानी कि फादर सेम है लेकिन वाइफ जो है यानी कि जो मदर है वो अलग अलग है, तो उसे कहा जाएगा हाफ ब्लड. यानी कि जैसे अर्जुन और नकुल थे. अर्जुन एंड नकुल हैड कॉमन फादर दैट इज़ किंग पांडु. किंग पांडु जो थे उन दोनों के फादर थे अर्जुन और नकुल के, लेकिन उनकी मदर दूसरी थी. एक थी कुंती और दूसरी थी मंदरी रिस्पेक्टिवली. ठीक है. यूटेराइन ब्लड. यूटेराइन ब्लड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3D ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 2 पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूटेराइन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर बट डिफरेंट हस्बैंड. यहाँ पे क्या है, वाइफ जो है यानी कि जो मदर है वो सेम है लेकिन जो फादर है वो अलग अलग है, तो उन्हें कहा जाएगा यूटेराइन ब्लड. एग्जाम्पल अर्जुन एंड करण. उनकी जो मदर थी कुंती वो सेम थी लेकिन जो फादर थे वो अलग अलग थे,
एक के फादर थे पांडु और दूसरे के फादर थे सूर्यदेव। उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या, एंसेस्टर का मतलब होता है फादर एंड एंसेस्ट्रेस का मतलब होता है मदर। वेरी इंपॉर्टेंट, यूट्राइन रिलेशनशिप आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्सिग्यून रिलेशन। अगर आपको शॉर्ट नोट में पूछता है कॉन्सिग्यून या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है कि कॉन्सिग्यून रिलेशनशिप के बारे में लिखो, तो आपको किसके बारे में लिखना पड़ेगा, यूटेराइन ब्लड रिलेशनशिप के बारे में लिखना पड़ेगा। केस लॉ, रामानुज वर्सेस शामरन। इसमें क्या हुआ था, पर्सन परफॉर्म सेकेंड मैरिज व्हेन फर्स्ट वाइफ वॉज डाइड। पहली की मृत्यु हो गई थी और उसने फिर दूसरी से शादी कर लिया। द पर्सन हैज़ इशू विद बोथ वाइफ, दोनों वाइफ के साथ में बेचारे के इशू थे। जजमेंट, इट वॉज हेल्ड दैट द इशूज आर स्टेप ब्रदर ऑफ ईच अदर एंड रिलेटेड बाय हाफ ब्लड। तो स्टेप ब्रदर जो था तो उसके वजह से वो हाफ ब्लड रिलेशन में था। अरे यार छोड़ो ये केस लो। नेचुरल गार्डियन क्या होता है, माइनर आर फिजिकली एंड मेंटली इमेच्योर। तो जो माइनर होते हैं वो फिजिकली और मेंटली इमेच्योर होती है। देयर इज़ नीड ऑफ समवन हु टेक्स केयर ऑफ माइनर, कोई होना चाहिए जो कि माइनर की केयर करेगा। माइनर्स आर अनेबल टू मैनेज देयर प्रॉपर्टी, अब उनकी प्रॉपर्टी मैनेज नहीं कर सकते। गार्डियन प्रोटेक्ट माइनर एंड हिज प्रॉपर्टी, जो गार्डियन होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी की रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं। सेक्शन 6 से लेके 8 तक के बताता है हमें हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के बारे में, बताता है नेचुरल गार्डियन के बारे में, हिंदू माइनर के नेचुरल गार्डियन के बारे में। अब गार्डियन क्या होता है, गार्डियन एक पर्सन होता है जो कि गाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन 4 भी बताता है हमें गार्डियन के बारे में। तो वो क्या करता है, माइनर की केयर करता है, उसकी प्रॉपर्टी की केयर करता है, दोनों की केयर करता है, प्रॉपर्टी की भी और माइनर की भी। काइंड्स ऑफ गार्डियन, अब हमें बताए गए हैं 3 काइंड्स ऑफ गार्डियन, 3 टाइप के गार्डियन हो सकते हैं। सबसे पहला नेचुरल गार्डियन, फिर टेस्टामेंट्री गार्डियन और डिफेक्टो गार्डियन। अब एक एक करके देखते हैं। नेचुरल गार्डियन क्या होता है, द नेचुरल गार्डियन ऑफ हिंदू माइनर इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर एंड माइनर प्रॉपर्टी आर बॉय एंड अनमैरिड गर्ल, लड़का और बिन बिहाई लड़की, उनके हो सकते हैं नेचुरल गार्डियन। फादर एंड आफ्टर हिम मदर इज़ रिगार्डेड एज नेचुरल गार्डियन। फादर या फिर फादर की डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उसके बाद में मदर को कंसिडर किया जाता है एज अ नेचुरल गार्डियन, प्रोवाइडेड दैट इफ़ चिल्ड्रन आर बिलो द एजेस ऑफ 15 द कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन रिमेन विथ मदर। अगर बच्चे 15 साल के 5 साल के से कम के हैं तो जो गार्डियन है वो मदर रहेंगी। इललेजिटिमेट चिल्ड्रन, in case of illegitimate children mother and after her father of children is natural guardian। तो सबसे पहले illegitimate children के केस में मदर रहेंगी नेचुरल गार्डियन और उसके बाद में फादर रहेगा चिल्ड्रन का नेचुरल गार्डियन। फिर उसके बाद मैरिड वुमेन, द नेचुरल गार्डियन ऑफ मैरिड वुमेन इज़ हर हस्बैंड, जो मैरिड वुमेन है उसका नेचुरल गार्डियन उसका हस्बैंड होगा। एडॉप्टेड सन, अगर कोई एडॉप्टेड सन है तो उसका द पर्सन हु टेक्स द चाइल्ड इन एडॉप्शन, यानी कि जो एडॉप्टिव फादर है उसका, तो वो रहेगा उसका नेचुरल गार्डियन। और अगर फादर नहीं रहा तो उसके बाद में उसकी मदर रहेंगी एज नेचुरल गार्डियन। एक्सप्लेनेशन, तो देखो यार अब मेरे को लगता है एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है ही नहीं, केस लॉ को हम कर देते हैं स्किप। पावर ऑफ नेचुरल गार्डियन हम देख लेते हैं। तो क्या है, राइट ऑफ कस्टडी है, राइट टू डिटरमाइन रिलीजन ऑफ द चिल्ड्रन, कौन से धर्म का वो बच्चा रहेगा उसका राइट है उनके पास में। राइट टू कंट्रोल एजुकेशन, उसके एजुकेशन को देखने की उनकी तरफ है। राइट टू कंट्रोल मूवमेंट, वो क्या करेगा क्या नहीं। राइट टू कंट्रोल रीजनेबल डिसिप्लिन, उसको डिसिप्लिन में रखना भी उसके तरफ है, उनके गार्डियन की तरफ है, नेचुरल गार्डियन की तरफ। सेक्शन 8 ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन जनरल रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ नेचुरल गार्डियन। सेक्शन 8 कुछ वो भी बताता है, क्या बताता है, सर्टेन जनरल रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ नेचुरल गार्डियन। बेनिफिट ऑफ माइनर, तो नेचुरल गार्डियन आर एम्पावर टू डू नेसेसरी एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, ही हैज़ पावर परफॉर्म रीजनेबल वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनर एस्टेट। माइनर की जो एस्टेट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और माइनर की बेनिफिट के लिए वो काम करेगा। परमिशन ऑफ कोर्ट, नेचुरल गार्डियन शॉल नॉट विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। देखो कोर्ट की बिना परमिशन लिए मॉर्गेज, लीज या सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ माइनर ये आप नहीं कर सकते, नेचुरल गार्डियन भी नहीं कर सकता।
बिना परमिशन के कोर्ट की। लीज एनी पार्ट और प्रॉपर्टी फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और मोर देन 1 year व्हेन ही एक्वायर मेजॉरिटी। तो 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की आप लीज नहीं दे सकते माइनर की प्रॉपर्टी का, और 1 साल, 1 साल भी जब वो मेजर बन जाए। रिमूवल ऑफ नेचुरल गार्डियन, तो अब रिमूव कैसा होगा नेचुरल गार्डियन? कन्वर्ट एनी रिलीजन फ्रॉम हिंदू, हिंदू से कुछ और बन गया। बिकम सन्यासी, सन्यासी बन गया। बिकम अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड हो गया, तो वो खुद ही का ही देखभाल नहीं रख पाएंगा, तो क्या देखेंगे वो गार्डियन उसको। विदाउट एनी वैलिड रीज़न और परमिशन सेल प्रॉपर्टी ऑफ माइनर विच केस इररिपेरेबल लॉस, अगर कोई ऐसा लॉस हो जाता है माइनर को, उसकी प्रॉपर्टी को बिना वैलिड रीज़न के सेल कर देता है प्रॉपर्टी, तो भी वो अब नहीं रहेगा नेचुरल गार्डियन। इट ऑफन discuss that what would be considered as guardianship. Paramount consideration of guardianship is a welfare of the minor. तो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है गार्डियन का, तो गार्डियनशिप का, तो वो है माइनर को, माइनर की वेलफेयर। टेस्टामेंट्री गार्डियन क्या होता है? सेक्शन 9 बताता है टेस्टामेंट्री गार्डियन के बारे में। सेक्शन 4 भी बताता है गार्डियन मीन्स पर्सन हैव केयर माइनर हिज प्रॉपर्टी। बोथ काइंड्स ऑफ गार्डियन, नेचुरल, टेस्टामेंट्री, डिफेक्टो। अब टेस्टामेंट्री गार्डियन क्या है, तो ये सेक्शन 9 में बताया गया है। अ टेस्टामेंट्री गार्डियन इज़ अ गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल, जो विल से होगा, विल से अपॉइंट किया जाएगा, उसे कहेंगे हम टेस्टामेंट्री गार्डियन। हिंदू फादर इज एंटाइटल टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्डियन, मे बी विल अपॉइंट अ नेचुरल गार्डियन इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर, प्रॉपर्टी ऑफ माइनर बोथ। तो विल से बता सकता है जो नेचुरल गार्डियन है, यानी कि जो फादर है वो बताएगा कि माइनर का अगला नेचुरल गार्डियन कौन बनेगा, माइनर को देखने के मतलब माइनर की देखभाल के लिए, उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए, या फिर दोनों के लिए। इफ़ फादर प्रीसीडेड देन द अलाइव मदर मे अपॉइंट टेस्टामेंट्री गार्डियन बाय विल। अगर फादर की पहले ही डेथ हो जाती है बिना किसी विल के, तो जो माँ है तो वो माँ डिसाइड कर सकती है कि उसका विल में कि कौन बनेगा अगला इसका नेचुरल गार्डियन। हिंदू विडो और हिंदू मदर एंटाइटल टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्डियन और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन में बाय विल अपॉइंटेड टेस्टामेंट्री गार्डियन, जो विल में है रहेगा वो हो जाएगा। हिंदू मदर एंटाइटल टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्डियन ऑफ हर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन में अपॉइंट बाय विल टेस्टामेंट्री गार्डियन। द टेस्टामेंट्री गार्डियन हैज़ सेम पावर एज ऑफ द नेचुरल गार्डियन। देखो सिंपल डिफरेंस है नेचुरल गार्डियन और टेस्टामेंट्री गार्डियन के बीच में। टेस्टामेंट्री गार्डियन जो होते हैं तो वो विल से अपॉइंटेड होते हैं, और जो नेचुरल गार्डियन होते हैं वो ऑलरेडी होते हैं। जैसे कि नेचुरल गार्डियन में कौन आएगा, तो फादर आएंगी या फिर मदर आएंगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इफ़ माइनर इज़ गर्ल द टेस्टामेंट्री गार्डियन सीजेज हिज गार्डियनशिप ऑन हर मैरिज। जब उसकी शादी हो जाएंगी तो उसकी गार्डियनशिप खत्म हो जाएंगी। अ टेस्टामेंट्री गार्डियन कैन बी अपॉइंटेड बाय विल ओनली। टेस्टामेंट्री गार्डियन को सिर्फ विल से ही अपॉइंट किया जा सकता है। अ टेस्टामेंट्री गार्डियन में रिफ्यूज़ टू एक्ट एज अ गार्डियन बट इफ़ वन एक्सेप्ट ही मस्ट कंटिन्यू इट। कोई है जिसका विल में नाम है लेकिन वो नहीं बनना चाहता टेस्टामेंट्री गार्डियन, तो वो नहीं भी बोल सकता है, लेकिन अगर उसने मान लिया तो फिर उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ही कैन रिज़ाइन आफ्टरवर्ड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। वो बाद में रेजिग्नेशन भी दे सकता है, लेकिन कोर्ट की परमिशन लगेंगी उसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ही में एक्सरसाइज पावर रिलेटिंग टू माइनर एंड हिज प्रॉपर्टी एज पर कंडीशन इम्पोज बाय विल। तो विल में जो कंडीशन दिए गई है वही फुलफिल करना पड़ेगा उसको, खुद से वो कुछ का कुछ नहीं करेगा। डिफेक्टो गार्डियन, डिफेक्टो गार्डियन क्या है, तो ये सेक्शन 11 के अंदर बताया गया है। ये वापस से गार्डियन की वो है डेफिनेशन है, फिर उसके बाद में काइंड्स ऑफ गार्डियन है। डिफेक्टो गार्डियन, डिफेक्टो गार्डियन क्या है, लैटिन फ्रेज है। डिफेक्टो मीन्स एक्चुअल, इन फैक्ट। अ डी फैक्टो गार्डियन मीन्स अ सेल्फ अपॉइंटेड गार्डियन। ये खुद से अपॉइंट किया जाता करे हुआ रहता है, मतलब इसको कोई बोलता नहीं है, लेकिन वो खुद से ये एक्ट ऐसे करता है कि वो डी फैक्टो गार्डियन बन जाता है। चलो देखते हैं। डी फैक्टो गार्डियन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज बाय लॉ, लॉ रिकॉग्नाइज इसे नहीं करता। हिस्ट्री क्या है, हिंदू जूरिस्प्रूडेंस ऑनर डी फैक्टो गार्डियन इन द पास्ट। हिंदू जूरिस्प्रूडेंस के अंदर था डिफेक्टो गार्डियन के बारे में। ही परफॉर्म गार्डियनशिप फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर एंड नेचुरल पेरेंट डाइड और रिनाउंस द वर्ल्ड। अगर उनके नेचुरल पेरेंट जो है वो रिनाउंस कर देते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तब आता है ये डी फैक्टो गार्डियन। ठीक है, सेक्शन 11 बताता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइनर मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग डी फैक्टो गार्डियन। डी फैक्टो गार्डियन होने के ग्राउंड पर आप नहीं
डिस्पोज कर सकते प्रॉपर्टी को। इम्पॉर्टेंट, डी फैक्टो गार्डियन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज बाय हिंदू लॉ। हिंदू लॉ डी फैक्टो गार्डियन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। दिस इज़ गार्डियन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर द माइनर्स। देखो आपने देखा ही होगा यार, कई बार क्या होता, पेरेंट्स की अगर डेथ हो जाती तो दादा दादी जो रहते हैं या फिर कोई अंकल आंटी रहते हैं, वो खुद से ही लव एंड अफेक्शन में वो खुद से ही गार्डियन बन जाते हैं, खुद से ही उनको मैनेज करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं स्टडीज़ में, सारी चीज़ें। तो ये आते हैं डिफेक्टो गार्डियन के अंदर। इट इंक्लूड रिलेटिव एंड फ्रेंड आएंगे उसके अंदर। द डिफेक्टो गार्डियन इज नॉट इंटाइटल टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली हैज़ नो पावर टू एलिनिएट प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, एलिनिएट नहीं कर सकते। केस लॉ, हनुमान प्रसाद वर्सेस सूरत सिंह। फैक्ट ऑफ द केस, इन दिस केस डी फैक्टो गार्डियन मेक रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन को रेफरेंस कर दिया था उसने। जजमेंट क्या आया था, इट वॉज हेल्ड दैट डी फैक्टो गार्डियन हैज़ नो पावर टू मेक रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पे डी फैक्टो गार्डियन को कोई पावर ही नहीं है। एडॉप्शन क्या है, तो फॉर द रिलीजियस सेरेमनी बिफोर एंड आफ्टर द डेथ सन इज़ रिक्वायर्ड, सन की ज़रूरत होती है। द पर्सन हु इज़ नॉट हैविंग मेल इशूज़ में टेक सन इन अडॉप्शन। द अडॉप्शन इज़ रिकॉग्नाइज इन हिंदू लॉ ओनली, हिंदू लॉ के अंदर ही दिया गया है। अडॉप्शन का कंसेप्ट मुस्लिम लॉ के अंदर नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, अडॉप्शन मीन्स ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ सन from the family in which he was born, other family where he is been by a natural parent by way of gift. Now daughter can also be adopted, daughter को भी adopt कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ एडॉप्शन आर टू परफॉर्म रिलीजियस राइट एंड सेरेमनीज, रिलीजियस राइट एंड सेरेमनीज हो जाए, टू सिक्योर अ कंटिन्यूएंस ऑफ नेम ऑफ फैमिली का नाम आगे बढ़ता रहे। सेक्शन 7 से लेके 11 तक के है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर एसेंशियल एडॉप्शन के एसेंशियल क्या है उसके। सबसे पहले आएगा कौन ले सकता है एडॉप्शन, एनी मेल हिंदू और फीमेल हिंदू कैन अडॉप्ट सन और डॉटर। मेल हिंदू, तो अगर मेल हिंदू अडॉप्शन करता है तो सेक्शन 7 क्या बताता है, अ मेल हिंदू कैन अडॉप्ट सन और डॉटर ओनली इफ़ ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। सबसे पहले साउंड माइंड होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, वाइफ लिविंग होना चाहिए और कंसेंट होना चाहिए वाइफ की। इफ़ ही हैज़ मोर वाइफ्स लिविंग ही मस्ट बी गेट कंसेंट ऑफ ऑल वाइफ। अगर उसके और भी वाइफ है तो उनकी भी कंसेंट होना चाहिए, लेकिन बायगामी तो अलाउड नहीं है, तो फिर ये पॉइंट क्यों आया पता नहीं। फीमेल हिंदूज़, अगर फीमेल हिंदू अडॉप्शन कर रही है तो सेक्शन 8 के अंदर अ फीमेल हिंदू कैन अडॉप्ट सन और डॉटर ओनली इफ़ मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, उसने भी साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट माइनर, माइनर नहीं होना चाहिए, हु इज़ नॉट मैरिड, हु इज़ नॉट मैरिड नहीं रही तो भी चलेगा। इफ़ मैरिज इज़ डिज़ॉल्व बाय लॉ, मैरिज डिज़ॉल्व हो जाना चाहिए लॉ के हिसाब से। पर्सन कैपेबल ऑफ गिविंग एडॉप्शन, जो पर्सन है वो केपेबल कब है एडॉप्शन में देने के लिए, सेक्शन 9 बताता है। अ फादर मदर और गार्डियन शैल हैव कैपेसिटी टू गिव चाइल्ड इन अडॉप्शन। तो कौन दे सकता है, फादर दे सकता है, मदर दे सकता है, गार्डियन दे सकता है किसी को एडॉप्शन में। फादर कैन गिव एडॉप्शन टू ओनली आफ्टर द परमिशन ऑफ वाइफ की परमिशन के बाद ही दे सकता है फादर एडॉप्शन में बच्चे को अपने। बी मदर कैन गिव चाइल्ड एडॉप्शन इफ एडॉप्शन ओनली फादर डेड, अगर फादर की डेथ हो जाती है तभी मदर दे सकती है एडॉप्शन में। फादर इज़ अनेबल टू गिव कंसेंट बाय लॉ, अगर फादर कंसेंट नहीं दे सकता तब। गार्डियन में ऑल्सो गिव चिल्ड्रन बाय एडॉप्शन इफ़ बोथ पेरेंट्स आर डेड, अगर दोनों की मौत हो जाती है तब गार्डियन दे सकता है, अनेबल टू गिव कंसेंट बाय लॉ। वेयर परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज़ नॉट नोन, पेरेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज़ नॉट नोन, अगर पेरेंट कौन है वही नहीं पता तब भी दे सकते हैं एडॉप्शन उसका गार्डियन, ठीक है। बट द गार्डियन हैज़ टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट की परमिशन लगेंगी इसके लिए। कोर्ट शॉट ग्रांट परमिशन ओनली इफ़ एडॉप्शन इज़ फॉर वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड की अगर वेलफेयर है इसके अंदर तभी कोर्ट ग्रांट करेंगी परमिशन। हु में बी अडॉप्टेड, कौन किसको अडॉप्ट कर सकते हैं, तो एज़ पर सेक्शन 10 उससे इन लोगों को ही लिया जाएगा एडॉप्शन में। ही और शी इज़ अ हिंदू, अगर वो हिंदू है तभी। ऑलरेडी नॉट अडॉप्टेड, पहले से किसी ने अडॉप्ट नहीं कर रखा। ही और शी मस्ट नॉट बीन मैरिड, शादीशुदा नहीं होना चाहिए। ही और शी हैज़ नॉट कम्प्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल के अगर कम के है वो तभी अडॉप्ट कर सकते हैं। बट इफ़ कस्टम और यूजेज परमिट, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, अगर कस्टम और यूजेज परमिट करते हैं देन मैरिड अबव 15 एज पर्सन कैन टेक इनटू एडॉप्शन, तो एडॉप्शन में जा सकते हैं। अदर कंडीशन फॉर वैलिड अडॉप्शन,
और क्या कंडीशन है, सेक्शन 11 बताता है द एडॉप्टिव फादर और मदर मस्ट नॉट हैव सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन लिविंग एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन। जब एडॉप्शन कर रहे हैं तब फादर और मदर का कोई सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन नहीं होना चाहिए एडॉप्शन के टाइम में। इफ़ द एडॉप्शन इज़ ऑफ डॉटर देन मस्ट नॉट हैव हिंदू डॉटर, हिंदू डॉटर नहीं होना चाहिए अगर डॉटर की एडॉप्शन है। सन्स डॉटर लिविंग एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, बेटी की अगर बेटी है यानी कि पोतरी है तब भी नहीं कर सकते एडॉप्शन। इफ़ द एडॉप्शन मतलब लड़की की एडॉप्शन ना, इफ़ द एडॉप्शन इज़ बाय अपोजिट सेक्स देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज डिफरेंस। मतलब अगर देखो जो फादर है यानी कि कोई जो मेल है वो एडॉप्शन कर रहा है तो जो जिसका एडॉप्शन हो रहा है तो वो 21 साल छोटा होना चाहिए उससे। समझ लो जो फादर है उसकी एज है 50 साल, तो वो तभी अडॉप्ट कर सकता है अपने से 21 साल छोटा, यानी कि नहीं यार, सपोज़ ऐसे एग्जांपल लो कि अगर कोई 25 साल का है तभी वो 1 साल का बच्चा अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल दिया मैंने। हाँ, सेम चाइल्ड मे नॉट बी अडॉप्टेड एट अ टाइम बाय 2 और मोर पर्सन। एक ही बच्चा दो लोग एक ही बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। द चाइल्ड मस्ट बी एक्चुअली गिवन एंड टेकन इन अडॉप्शन। वो बच्चा एक्चुअली लिया जाना चाहिए और दिया जाना चाहिए अडॉप्शन में। परफॉर्मेंस ऑफ दत्त हवन शॉल नॉट बी एसेंशियल। जो दत्त हवन है वो ज़रूरत नहीं है इसकी, मतलब कंपलसरी नहीं है करना। फैमिली कोड क्या है? फैमिली इज़ द बेसिक स्कूल ऑफ डेवलपमेंट, मैन टाइम्स इज़ अ क्रूएल छोड़ो। नीड ऑफ फैमिली एक्ट बिफोर 1984 फैमिली डिस्प्यूट वेयर सेटल बाय सिविल एंड क्रिमिनल कोड। तो 1984 से पहले जो फैमिली मैटर है वो सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स में चलते थे। फैमिली डिस्प्यूट आर ड्यू टू सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, इमोशनल फीलिंग हैज़ इंपॉर्टेंस। इस वजह से डिस्प्यूट होता है। दे आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड सेपरेटली उनको ट्रीट करना जाना चाहिए। डिसीजन बाय कोर्ट कॉजेज टू लॉस ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज़ का नुकसान होता है। जनरली ड्यू टू डिसीजन द चिल्ड्रन बिकम अल्टीमेटली विक्टिम, बच्चों का इसमें नुकसान होता है। प्रोलॉन्ग मैटर समटाइम कॉजेज डेंजर ऑफ लाइफ ऑफ एनी स्पाउस। सो देयर इज़ नीड ऑफ स्पेशल कोड विच हैव स्पेशल एंड लेस प्रोसीजर। कम और जल्दी प्रोसीडिंग हो जाए इसलिए कोड की रिक्वायरमेंट्स थी। द कोड मस्ट हैव एक्टिव पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स सॉल्विंग मैटर्स। एज अ रिजल्ट फैमिली कोड्स एक्ट 1984 वॉज इनेक्टेड। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैमिली कोड एक्ट 1984 बनाया गया। द एक्ट इनेबल्स टू इस्टेब्लिश फैमिली कोड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर फैमिली कोड इस्टेब्लिश करना इसका मेन प्रावधान था। द एक्ट इज़ नाउ प्राउडली सेड अ प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन। द एक्ट कंटेंट 23 सेक्शन, 23 है ना, एक बार देख लेना, ये मिटे मेरे को भी याद नहीं है क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका? तो सबसे पहले मॉरल सपोर्ट वुमेन को, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इमोशनल एंड सेंसिटिव मैटर देखता है ये सॉल्व करना। फिर उसके बाद में रिड्यूस द रिजिडिटी ऑफ प्रोसीजर है उसको रिड्यूस करने के लिए, रिजिडिटी कम करने के लिए। प्रोमोट कंसिलेशन बिटवीन द पार्टीज़ के बीच में कंसिलेशन हो जाए। सिक्योर स्पीडी ट्रायल बिटवीन पार्टी, जल्दी से जल्दी उनको सोल्यूशन मिल जाए। कंपोजिशन, अब क्या होता है फैमिली कोड के अंदर? एज पर सेक्शन 4 हाई कोर्ट एम्पावर टू एस्टैब्लिश फैमिली कोड विद कंसल्टेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कंसल्ट करेंगी हाई कोर्ट और बनाएंगी फैमिली कोड। अ फैमिली कोड में कंसिस्ट 1 और मोर देन 1 जज। तो एक या एक से ज़्यादा जज हो सकते हैं फैमिली कोड के अंदर। क्वालिफिकेशन क्या है? फॉलोइंग आर द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज। 7 years एक्सपीरियंस एज जुडिशियल ऑफिसर 7 साल तक के का उसके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडवोकेट हैविंग एटलीस्ट 7 years स्टैंडिंग इन हाई कोर्ट। अगर कोई हाई कोर्ट का एडवोकेट है तो उसको 7 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए जज बनने के लिए फैमिली कोर्ट के अंदर। ही मस्ट बी मेंबर ऑफ ट्रिब्यूनल का मेंबर होना चाहिए। वुमेन विल बी गिवन प्रीफरेंस इन द फॉर द अपॉइंटमेंट। तो फैमिली कोर्ट के अंदर वुमेन को प्रीफरेंस दी जाती है। जुरिस्डिक्शन होता है, जुरिस्डिक्शन क्या है? सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड लिस्ट ऑफ द एक्सरसाइज जुडिशियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इन केसेस में जुरिस्डिक्शन है। सबसे पहले सूट फॉर डिक्री ऑफ नलिटी, डाइवोर्स, एसोसिएशन ऑफ कंजुगल राइट, जुडिशियल सेपरेशन। सूट
as to validity of marriage, matrimonial status of any person, a suit between the parties with respect to the property, custody and finances, support to our children, maintenance of wife, children and old parents, a suit for the declaration of legitimacy of children, a suit relating to guardianship of a person. ये सारे मैटर्स देखेंगे कौन? हमारा फैमिली कोड. प्रोसीजर. द प्रोसीजर ऑफ अ कोर्ट इज डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट. द फैमिली कोर्ट एडॉप्ट सिंपल एंड स्पीडी प्रोसीजर. सिंपल और स्पीडी प्रोसीजर होता है फैमिली कोर्ट का. फैमिली कोर्ट ऑलवेज टेक नेसेसरी स्टेप टू फॉर सेटलमेंट. जो इनका मेन उद्देश्य होता है ना, वो यही होता है कि सेटलमेंट हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए. इन कैमरा प्रोसीडिंग एज पर सेक्शन 11, इफ पार्टी रिक्वायर्स कोर्ट में परमिट इन कैमरा प्रोसीडिंग, तो इन कैमरा प्रोसीडिंग के लिए परमिट कर सकती है. अब इन कैमरा प्रोसीडिंग क्या है, तो आपने आईपीसी में पढ़ा ही होगा, उम्मीद है मुझे, ये आप जानते ही होंगे. अगर नहीं है आपको पता, बहुत बुरी बात है, पढ़ लेना, कोई बात नहीं, जाने दो. असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट. As per section 12, if court require for settlement of dispute amicably, it shall open to court to secure and service of medical expert or welfare expert. Advocates. As per section 30, advocate are restricted by family courts. Restricted by family court. Parties have to present their case in their own. देखो, उन्हें अगर चाहिए तो वो एडवोकेट रख सकते, लेकिन नहीं भी रखे ना तो भी चलता. बट इफ़ पार्टी में अपॉइंट एडवोकेट फॉर इट, वो चाहे तो अपॉइंट कर भी सकते, नहीं भी कर सकते. जजमेंट. एज पर सेक्शन 17, जजमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट शॉल कंटेन अ सेटलमेंट ऑफ केस, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन एंड ऑन द रीज़न बिहाइंड सच डिसीजन. जो डिसीजन लिया गया है उसके बीच में, उसके पीछे का रीज़न क्या था, किस सेटलमेंट करना चाहिए केस को, और डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें रहती है. अपील एंड रिवीजन. तो अ फैमिली कोर्ट इज़ अ सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट. सबऑर्डिनेट होती है हाई कोर्ट की फैमिली कोर्ट. एज पर सेक्शन 19, एन अपील ऑफ रिवीजन फ्रॉम फैमिली कोर्ट कैन बी एक्सरसाइज बाय हाई कोर्ट ऑन बोथ फैक्ट एंड लॉज. द लिमिटेशन फॉर अपील इज़ 30 days. तो क्या है, 30 days में आपकी लिमिटेशन है अपील करने के लिए, रिवीजन करने के लिए फैमिली कोर्ट का. ठीक है. सम डायरेक्शन. Following are certain direction for making family court more popular, as there is need of awareness in parties को awareness होना चाहिए. There should be advertisement for popularity of family court की popularity करानी चाहिए. There should be a special subject in law education में एक special subject होना चाहिए, जैसा कि अभी है आपको. After given to them who serve their marriage through family court. तो ये सारी चीज़ें हैं. प्रोसीडिंग इन कैमरा, ये क्या है? जनरली डिस्प्यूट रिक्वायर असिस्टेंस फ्रॉम द कोर्ट. इन कोर्ट पार्टीज मेक एलिगेशन ऑन ईच अदर. एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं. ऐसे एलिगेशन हार्मफुल होते हैं पार्टीज़ के लिए और सोसाइटीज़ के लिए. तो ऑब्जेक्ट. सेक्शन 11 ऑफ द फैमिली कोड 1984 एक्सप्लेन प्रोसीडिंग इन कैमरा. प्रोसीडिंग इन कैमरा बताता है हमें सेक्शन 11 फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 का. ठीक है. मैटर्स इन फैमिली कोर्ट. In the family courts, generally matters relating to family are concluded. It is general rule that matter is in the court shall be heard in an open court. यानी कि जहाँ पे कोई भी आ सकता और मैटर को सुन सकता. But family matters involve emotion, sensitivity, human feeling, etc. लेकिन जहाँ पे बात आती है फैमिली की, वहाँ पे सेंसिटिविटी आती है, फीलिंग्स आ जाता है, इमोशन आ जाता है. तो ये सारी चीज़ें आती है फैमिली मैटर के अंदर में. मैटर रिलेटिंग टू वुमेन इन्वॉल्व ऑनर एंड इंटीग्रिटी ऑफ वुमेन. जहाँ पे औरतों की बात आती है तो वहाँ पे उनकी इंटीग्रिटी और ऑनर को देखा जाता है. वुमेन कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, इंसिडेंट एंड इंटरमोस्ट सीक्रेट बिफोर ऑल द पीपल. वो सबके सामने अब बता तो नहीं सकती बेचारी, पहले ही इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है वो, ये सारी चीज़ें, तभी तो पहुँचती है ना कोर्ट. देयरफॉर प्रोविज़न ऑफ इन कैमरा प्रोसीडिंग इज़ मेड. इन कैमरा प्रोसीडिंग का वहाँ पे फिर प्रावधान आया है. सेक्शन 11 बताता है, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी दैट एवरी सूट ऑफ प्रोसीडिंग इन अ फैमिली कोर्ट में बी हेल्ड इन कैमरा. इन कैमरा में चलनी चाहिए सारी प्रोसीडिंग. इफ़ फैमिली कोर्ट डिज़ायर एंड शॉल बी सो हेल्ड इफ़ ईदर पार्टी डिज़ायर. अगर कोई भी पार्टी चाहती है इन कैमरा प्रोसीडिंग हो तो इन कैमरा प्रोसीडिंग होंगी. ठीक है. कॉन्फिडेंशियलिटी. सेक्शन 11 डज नॉट वांट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द प्रोसीडिंग विद
विथ सीक्रेसी, इट जस्ट वॉन्ट टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द वुमेन। वो सीक्रेट नहीं रखना चाहते लेकिन इंटीग्रिटी ऑफ द वुमेन बनाए रखना चाहते, इसलिए इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है। देखो बेसिकली क्या है इन कैमरा प्रोसीडिंग, जो आपने देखा होगा, अब वैसे ही कोर्ट में कोई भी आ सकता है, बैठ सकता है, देख सकता है, लेकिन इन कैमरा प्रोसीडिंग का कैसा है, इसके अंदर वुमेन की डिग्निटी बचाने के लिए वो जो बाकी के लोग होते हैं उन्हें बाहर भेज दिया जाता है, सिर्फ जो एडवोकेट होते हैं या फिर एडवोकेट और जज और जो बाकी के क्लर्क ये वो जो मतलब ऑफिशियल लोग हैं वही रहते हैं उसमें, और पार्टीज रहती है। एक्सक्लूजन ऑफ लॉयर्स, एंड एडवोकेट सी द मैटर ओनली थ्रू देयर आई ऑफ लॉ। आप अपनी लॉ की आंखों से ही देखते हैं लॉयर्स सारे मैटर, दे डू नॉट कंसिडर द सोशल, इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल मैटर। देयर आर चांसेस ऑफ द इशू बिकमिंग मोर रिजिड ड्यू टू लॉयर्स की वजह से मामला कॉम्प्लिकेट हो सकता है। सेक्शन 13, नो पार्टी बिफोर अ फैमिली कोर्ट शॉल बी एंटाइटल एज द राइट रिप्रेजेंटेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइडेड दैट इफ फैमिली कोर्ट कंसिडर नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इट में रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ लॉयर लीगल एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकते हैं सिर्फ केस को देखते हुए, ठीक है। सेक्शन 22 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ऑल्सो लेट डाउन दैट इफ अ पार्टी रिक्वायर और कोर्ट डीम्स टू फिट प्रोसीडिंग अंडर एक्ट शॉल बी conducted in camera. It is unlawful if any person print or publish any matter relating to proceeding without permission of court. तो अगर देखो कोई इन कैमरा प्रोसीडिंग शुरू है, उसके बारे में अगर आप कुछ प्रिंट करते हैं, कुछ पब्लिश करते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ लोगों में बताते हैं, बांटते हैं, तो ऐसी चीज़ नहीं चलेंगी। उसके लिए आपको पहले कोर्ट की परमिशन होना, पेनल्टी लग सकती है आप पे। इफ़ पब्लिश्ड ही शॉल बी पनिश्ड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 यूनिट 100,000, ठीक है, 1000 तक की फाइन लग सकता है। अब गेन्स ऑफ लर्निंग क्या है? एवरी पर्सन रिक्वायर्स एजुकेशन फॉर अर्निंग। कर्ता ऑफ फैमिली हैज़ ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड नाउ कर्ता हैज़ प्रोवाइड मेडिकल एंड एजुकेशन ऑल्सो। स्कोप सेक्शन 5D ऑफ द हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930। गेन्स ऑफ लर्निंग बताता है हमें ये एक्ट। मीनिंग क्या है? गेन्स का मतलब क्या है? एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, इसे कहते हैं गेन्स। लर्निंग क्या है? एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, किसी भी प्रकार का एजुकेशन को कहेंगे लर्निंग। दस इट मीन्स ऑल गेन्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय मीन्स ऑफ लर्निंग, यानी कि पढ़ाई करके जो आपने प्रॉपर्टी का गेन किया है उसे कहेंगे गेन्स ऑफ लर्निंग। Gains of learning means all acquisition of property made by substantially by means of learning, whether before or after commencement of the act. Example, property earned by a doctor CA, lawyer डॉक्टर CA। तो हम जो कमाते हैं वो हम हमारी पढ़ाई करके ही कमाते हैं, तो उसे गेन्स ऑफ लर्निंग कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, गेन्स ऑफ लर्निंग इज पॉपुलरली नोन एज विद्याधन कहा जाता है इसे। लर्निंग इंक्लूड एजुकेशन, वेदर प्राइमरी, टेक्निकल, साइंटिफिक, स्पेशल और जनरल, ये सारी चीज़ें आएंगी गेन्स ऑफ लर्निंग में। फॉर एजुकेशन फंड में बी प्रोवाइडेड फ्रॉम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब जाहिर सी बात है अगर जॉइंट फैमिली है तो प्रॉपर्टी के ये जॉइंट फैमिली के फंड से ही देंगे वो पैसे। स्टेटस, क्वेश्चन अरोज वेदर गेन्स ऑफ लर्निंग इज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्रॉपर्टी जो कि गेन्स ऑफ लर्निंग में आती है तो वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में आएंगी या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में आएंगी। तो 1930 से पहले क्या होता था? अ गेन ऑफ लर्निंग इज़ कंसिडर्ड एज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। जो आप कमाते थे उसे जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को माना जाता था। इफ़ गेन इज ऑर्डिनरी एजुकेशन देन गेन ऑफ लर्निंग इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। आफ्टर 1930 के बाद में क्या हुआ? नाउ अ गेन ऑफ लर्निंग इज कंसिडर्ड एज एक्सक्लूसिव एंड सेपरेट प्रॉपर्टी, यानी कि अब वो जॉइंट प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं माना जाता। ऑन 25 जुलाई 1930 गवर्नमेंट पास द हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930 विच हैज़ रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। दस ऑल गेन्स ऑफ लर्निंग बिफोर एंड आफ्टर द एक्ट इज कंसिडर्ड एज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब उसे क्या माना जाता है? सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी माना जाता है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन, ये भी कभी कभी पूछ लेता है आपको, लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में भी पूछ लेता है या शॉर्ट नोट भी पूछ लेता है। तो देखो यार, ये अब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तुम पढ़ लो। मीनिंग क्या है? पायस, गॉडली, रिलीजियस। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बर्डन या ड्यूटी। दस
पायस ऑब्लिगेशन मीन्स रिलीजियस और गॉडली ड्यूटी। गॉडली ड्यूटी मतलब होता है पायस ऑब्लिगेशन का। डेफिनेशन क्या है? व्हेन सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन इज हेल्ड लायबल टू पे द डेट इनकर्ड बाय द फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, देन ड्यूटी ऑफ ऑब्लिगेशन इज नोन एज पायस ऑब्लिगेशन। बेसिकली जो उधार लिया गया है पिताजी या दादाजी या परदादाजी द्वारा, तो उसे कहा जाएगा पायस ऑब्लिगेशन। उसे 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 मतलब वो पैसे वापस करना पोते की जिम्मेदारी है। पोते यानी कि जो भी ऑफस्प्रिंग है उसकी जिम्मेदारी है, उनका उधार लिया गया है उसे फुलफिल करना, मतलब वो रिटर्न करना। एक्सप्लेनेशन, इट इज़ नॉट अ लीगल ड्यूटी। ये लीगल ड्यूटी नहीं है क्योंकि जिसने लिया था वो उसकी तो डेथ हो गई ना। इट इज़ नॉट अ लीगल ड्यूटी बट पायस ड्यूटी ऑफ अ सन टू पे पेमेंट ऑफ अ डेप एंड रिलीव हिज फादर फ्रॉम सिन ऑफ अडेप्टनेस। एक सिन से बचाना अपने फादर को, ये सन की ड्यूटी है। सो दैट सोल ऑफ फादर में रेस्ट इन पीस आफ्टर डेथ। When contracted debt for family purpose as manager of joint family, then son and other members are bound to pay the debt to existence of their interest in family in property. तो अगर उनके लिए लिया गया, फैमिली पर्पस के लिए लिया गया जॉइंट फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो जॉइंट फैमिली मेम्बर्स की ड्यूटी है वो पे करने की। बट इफ़ डेट इज कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर पार्टीशन, सन इज़ नॉट हेल्ड लायबल। लेकिन पार्टीशन के बाद में अगर लिया गया वो डेप तो उसके लिए सन लायबल नहीं रहेगा। एग्जाम्पशन, अकॉर्डिंग टू मनु सन इज़ नॉट अंडर पायस ऑब्लिगेशन टू डिस्चार्ज डेप। तो बेटा कब कब नहीं रहेगा मनु के अकॉर्डिंग? तो डेप ड्यू टू गैम्बलिंग, अगर वो गैम्बलिंग के लिए है, डेप फॉर लिकर, डेप फॉर लस्ट, अनपेड फाइन्स, सोरेंटीशिप डेप, अविवाहिक डेप। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगे। काय के अंदर आएंगे? एक्सेप्शन के अंदर आएंगे मनु ने जो दिया। केस लॉ, वया कन्ना वर्सेस श्रीनिवास। फैक्ट ऑफ द केस, अ हिंदू मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, अ फादर इनकर्ड डेप फॉर हर ट्रीटमेंट। तो फादर ने ट्रीटमेंट के, मदर की सपोज एक बेटा है, उसके फादर ने लिया है डेप उसकी मदर की ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि बेटे के बाप ने लिया है अपनी वाइफ के कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इसमें क्या आया जजमेंट? इट वॉज हेल्ड दैट सन हैज़ पायस ऑब्लिगेशन एंड हैज़ टू पे डेप ऑफ फादर। तो यहाँ पे पायस ऑब्लिगेशन आया था बेटे के ऊपर कि वो अपने बाप का कर्जा चुकाए। द डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन कैन नॉट अप्लाई टू वाइफ, वाइफ के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा पायस ऑब्लिगेशन। द लाइबिलिटी एग्जिस्ट अपॉन सन, बेटे पर ही आएगा। दो मेजर और माइनर, चाहे माइनर हो या मेजर हो, एंड दो फादर इज डेड और अलाइव, फादर जिंदा हो या मर चुका हो। अब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, ये पहले आना चाहिए था स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, लेकिन अब लास्ट में दिया गया है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तो दो है स्कूल्स हिंदू लॉ की, मिताक्षरा और दयाभागा। मिताक्षरा स्कूल क्या है? इन मिताक्षरा स्कूल इज रनिंग कमेंट्री ऑफ यज्ञवाल का स्मृति। इट वॉज रिटन बाय विजनेश्वर। तो विजनेश्वर जी ने लिखा था मिताक्षरा स्कूल, और वो किसकी कमेंट्री पे रन करता है? यज्ञवाल का स्मृति पर रन करता है। इट इज़ रिटन ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ 11th सेंचुरी, 11वीं सदी में लिखा गया था। मिताक्षरा इज़ द ऑर्थोडॉक्स स्कूल। मिताक्षरा स्कूल ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट इन बंगाल एंड आसाम। बंगाल और आसाम में ये ज़्यादा नहीं चलता मिताक्षरा स्कूल, वैसे थ्रू आउट इंडिया मिताक्षरा स्कूल ही प्रिवेल करता है। मिताक्षरा इस स्कूल इज़ मेनली डील्स विद टाइटल से डील करता है ये। उसके बाद इट इज़ डिवाइडेड इनटू सब स्कूल में उसे डिवाइड किया गया। बनारस स्कूल, इट प्रिवेल होल नॉर्थ इंडिया एक्सेप्ट रूरल पंजाब को छोड़ के ये नॉर्थ इंडिया के अंदर में चलता है बनारस स्कूल। फिर मिताली स्कूल, इट प्रिवेल्स मेनली इन बिहार में ही प्रिवेल करता है मिताली स्कूल। द्राविड़ा और मद्रास स्कूल, दिस स्कूल इज़ मेनली प्रिवेल इन साउथ ऑफ इंडिया के अंदर में ज़्यादा यह चलता है द्राविड़ा और मद्रास स्कूल। बॉम्बे और महाराष्ट्र स्कूल, ये तो नाम ही बता रहा है कि बॉम्बे और महाराष्ट्र में चलेगा। ठीक है, दिस डिफरेंट स्कूल हैव फंडामेंटल प्रिंसिपल बट डिफरेंट इन मैटर ऑफ एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस और
एडॉप्शन को छोड़ के बाकी सब में सेम ही चीज़ बताता है ये हमें स्कूल। मिताक्षरा स्कूल इज़ चीफली गवर्न बाय कस्टम, तो इसके अंदर कस्टम होते हैं ज़्यादा करके मिताक्षरा स्कूल में। दया भागा के अंदर क्या है, दया भागा इज़ नॉट अ कमेंट्री ऑफ एनी पर्टिकुलर स्मृति बट इट इज़ अ डाइजेस्ट ऑफ कमेंट्री ऑन स्मृतिस। तो ये कोई स्मृति नहीं है पर ये कमेंट्री है स्मृतिस पे। इट वॉज रिटन बाय जिमुत वाहना, ये जिमुत वाहना जिमुत वाहना जी द्वारा लिखा गया था। जिमुत वाहना वॉज जज एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ किंग ऑफ बंगाल, बंगाल के किंग थे ये और एडमिनिस्ट्रेटर थे। इट इज़ रिटन ड्यूरिंग 12th सेंचुरी, 12वीं सदी में लिखा गया था। दया भागा इज़ रिफॉर्म्ड स्कूल, दया भागा स्कूल इज़ सुप्रीम अथॉरिटी इन बंगाल एंड आसाम, जैसे कि पहले ही बताया बंगाल और आसाम में ज़्यादा चलता है ये। दिस स्कूल इज़ मेनली डील्स विद पार्टीशन एंड इनहेरिटेंस, ये पार्टीशन और इनहेरिटेंस के बारे में बात करता है। इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू सब स्कूल, जो दया भागा स्कूल है वो और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया गया। इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो जॉइंट फैमिली, ये जॉइंट प्रॉपर्टी। इन मिताक्षरा स्कूल राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ को पार्टनर अराइज बाय बर्थ, तो बर्थ के साथ में ही उनकी प्रॉपर्टी का राइट आ जाता है। इन दया भागा स्कूल राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ को पार्टनर अराइज आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, फादर की डेथ के बाद में राइट मिल जाता है उसमें प्रॉपर्टी का। विडोज राइट, विडो का भी राइट बताता है। इन मिताक्षरा स्कूल इफ़ एनी डाइज द विडो कैन सक्सीड अ शेयर, वो शेयर ले सकती है। इन दया भागा विडो कैन नॉट सक्सीड बट एंटाइटल टू मेंटेनेंस, दया भागा के अंदर उसको मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल है लेकिन सक्सेशन के लिए नहीं। एलिनेशन, इन मिताक्षरा रिमेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली कैन नॉट डिस्पोज ऑफ देयर शेयर वाइल अनडिवाइडेड, मिताक्षरा स्कूल के अंदर एलिनेशन जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन दया भागा के अंदर जॉइंट फैमिली के अंदर में वो अलग अलग कर सकते हैं शेयर इवन अनडिवाइडेड। एनचेस्टेड, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीज़न, सिटीज़न को बचाने की ज़रूरत है। फिर बट प्रॉब्लम अराइज व्हेन पर्सन डाइज विदाउट मेकिंग विल और एनी हायर से, अगर वो विल नहीं बना के मरता तो तब प्रॉब्लम हो जाती है। अकॉर्डिंग टू पुरातन धर्म इन द absence ऑफ लीगल हायर किंग इज़ कंसिडर एज पिता, किंग को माना जाता है पिता। लेकिन अब देखो अब मॉडर्न क्या है, हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो कि हमें बताता है एस्टेट के बारे में। अब यार देखो ये मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपसे अलग हो सकती है, मैं स्टेट चीट कुछ भी बोल सकते हैं यार। अब देखो जो भी है सेक्शन 29 के बताता है एस्टेट के बारे में। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, एस्टेट मीन्स टू टेक पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू फेल्यूर ऑफ अ हायर्स ऑफ इंस्टेट पर्सन। इंस्टेट पर्सन मीन्स पर्सन हु डाइज विदाउट मेकिंग विल, जो विल बनाए बिना मर गया उसे कहा जाता है इंस्टेट पर्सन। एस्टेट का मतलब होता है पर्सन जो कि प्रॉपर्टी को फेल कर जाता है बिना विल बनाए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है एस्टेट का, प्रिवेंट करना मिसयूज प्रॉपर्टी का। सेक्शन 29, in an estate has left no more heirs qualified to secure property, such property shall be devoted to government subject to all obligation of that person। तो अगर कोई इंस्टेट मर जाता है यानी कि उसका कोई भी नहीं है, तो जो उसके हायर्स भी नहीं बचे ना उसने कोई विल बना के गया तो वो गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी चल जाएंगी। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स if the failure of heirs in the general rule that property passes to government by estate, तो estate के अंदर में क्या होगा, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चल जाएंगी। इट इज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ दैट द प्रॉपर्टी passes to crown in person dying without making will or हायरलेस, अगर उसका कोई हायर ही नहीं है, कोई है ही नहीं, उसका दूर दूर तक के रिश्तेदार नहीं, कोई उसको मिल रहा ही नहीं, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चल जाएंगी। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द स्टेट टू शो दैट द डिसीज डाइड हायरलेस, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा, स्टेट पे लाई करेगा कि वो बिना किसी हायर के मर गया और ना ही उसकी कोई विल है। केस लॉ है शमशेर सिंह वर्सेस एम्परर का। शमशेर सिंह लैंडलॉर्ड था, वो मर गया बिना हायर्स के और ना ही उसने कोई विल बनाया, वो ऑब्लिगेशन था कुछ अमाउंट का, क्रेडिटर ने उस पर क्लेम करा तो जजमेंट आया कि क्रेडिटर जो है वो प्रॉपर्टी से अपना अमाउंट मतलब ले लेंगे शमशेर सिंह की प्रॉपर्टी से जितना भी अमाउंट है तो, और रिमेनिंग जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो गवर्नमेंट को चले जाएंगी। डिपेंडेंट्स क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एक्ट एंड मेंटेनेंस 1956, डिपेंडेंट मीन द फॉलोइंग डिसीज। कौन होता है डिपेंडेंट, फादर, मदर,
हिज विडो एज लॉन्ग एज शी डज नॉट री मैरी, डबल से अगर शादी नहीं कर लेती वो, माइनर सन अनमैरिड डॉटर, हिज विडो डॉटर प्रोवाइडेड टू एक्सटेंड दैट शी इज़ अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम एस्टेट ऑफ द हस्बैंड, सन और डॉटर और फादर इन लॉ। तो ये सारे लोग आएंगे डिपेंडेंट के अंदर में। और साथ ही साथ कौन आएगा, एनी विडो ऑफ द सन नो लॉन्गर शी हैज़ नॉट री मैरी, यानी कि जो बहू रहेंगी वो आएंगी अगर वो डबल से शादी नहीं करती है तो। माइनर इलेजिटिमेट सन, अगर कोई इलेजिटिमेट सन है वो आएगा। इलेजिटिमेट डॉटर एज लॉन्ग एज शी रिमेन अनमैरिड, जब तक कि वो शादी नहीं कर लेती इलेजिटिमेट डॉटर वो आएंगी। लीगल नेसेसिटी क्या है, लीगल नेसेसिटी डज नॉट मीन एक्चुअल कंपल्शन but only be kind of pressure which law recognize as serious or sufficient. The following have been held that legal necessity authority the manager to mortgage and sell co-partner property. तो क्या है, देखो अगर कोई मैनेजर है प्रॉपर्टी का, यानी कि कोई उसको मैनेज कर रहा है, गार्डियन है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, ये वो सारी चीज़ें आएंगी। हाँ, पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड डेप्ट विच आर पेएबल आउट ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस ऑफ अ मेंबर ऑफ द फैमिली, मैरिज एक्सपेंसेस देखा जाएगा, परफॉर्मेंस ऑफ नेसेसरी फ्यूनरल और फैमिली सेरेमनीज, फिर कॉस्ट ऑफ नेसेसरी एंड लिटिगेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर में।